अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीज़ा नोवेल में आपका वेलकम है। नॉवल नेम है द हार्ट बीट ऑफ हार्टलेस बाय अरीशा, एपिसोड 5। इसकी वापसी काफ़ी देर के बाद हुई थी। वापस आते ही खुद को किचन में घुसकर खाना बनाने लगी। परी इसके पास नहीं बैठती थी और ना ही सामने आती थी। इसे इससे शर्म आ रही थी। वैसे भी वो इसके आसपास कम ही आती थी, लेकिन कल रात से लेकर अब तक इन दोनों में जो कुछ हुआ था, इसके बाद परी से दूर रहने में ही अपनी भलाई समझ रही थी। इसकी हिचकिचाहट को वो अच्छी तरह से समझ चुका था। वो कोई बोल्ड या कॉन्फिडेंट लड़की हरगिज़ नहीं थी जो इस सब को इतनी आसानी से फेस कर पाती। इसके लिए ये सब कुछ बहुत नया था। दरक का बदलता अंदाज, इसका खुले लफ्ज़ों में अपने जज्बात का एतराफ़ करना, मोहब्बत भरी निगाहें इसे बहुत कुछ जता रही थी। दरक के अंदाज बदलने पर इसे कोई एतराज़ नहीं था और ना ही इसके इस कदम पर इसने किसी किस्म का कोई एतराज़ किया था, बल्कि वो दरक के इस कदम में इसके साथ थी। वो भी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहती थी। दरक इस पर हर तरह के हक रखता था। वो पहले ही इसे अपने इरादे बता चुका था। वो इसे छोड़ने वाला वैसे भी नहीं था। निकाह के बंधन के बाद इसकी फीलिंग वैसे भी दरक के हवाले से काफ़ी बदल चुकी थी। वह इसके लिए बेहद अहम हो गया था और अब इसके साथ नई ज़िंदगी की शुरुआत पर इसे कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि वो नए कदम पर बेहद खुश थी। इन दोनों के दरमियान जो हिचकिचाहट थी ख़त्म हो चुकी थी। अब वो इसे खुलकर कोई भी बात कर सकती थी। इसने फैसला किया था कि वो दरक को अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बताएगी। वो नहीं जानती थी कि ज़ोया एक ख्वाब है या हकीकत, लेकिन ज़ोया की वजह से उसकी ज़िंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। अगर वो सिर्फ ख्वाब थी तब भी, और दरक को इस बारे में सब कुछ बता देना चाहती थी। दरक इस वक्त वो शख्स था जिस पर वो यकीन कर सकती थी और वो दरक से कभी भी कुछ भी नहीं छुपाना चाहती थी। वो इसका शौहर था, इसके बारे में सब कुछ जानने का वो हक रखता था। अगर वो इसे अपने तमाम तर हुकूक दे चुका था तो वो क्यों पीछे हटती। दरक के अलावा इसका कोई और नहीं था जिस पर वो यकीन कर सकती थी। इसके अंदर का खौफ मिटाने के लिए, इसकी बीमारी को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी था कि वह अपने डर पर काबू पाती। वह अपने डर पर काबू पाने के लिए इसे ज़ोया को मुकम्मल तौर पर अपने दिमाग से निकालना था, और इसे निकालने के लिए पहले इसे ज़ोया के बारे में जानना था। वह हकीकत थी या सिर्फ एक ख्वाब? क्या इमेजिनेशन दिमाग पर इस हद तक सवार हो सकती है कि वो आंखों के सामने एक हकीकत बनकर आ जाए? वो ज़ोया के वजूद को झुठला नहीं सकती थी, क्योंकि इसने इसके साथ ज़िंदगी के 17 साल गुजारे थे। किन सोचों में गुम हो लड़की? वो अचानक इसे पीछे से अपने हिसार में लेता पूछने लगा। इसके अचानक इस हरकत ने इसे घबराने पर मजबूर कर दिया। वो यूँ अचानक इसके पीछे आ जाएगा इसने सोचा भी नहीं था। वो तो अपनी ही सोचों में मगन, खाना बनाने में मसरूफ़ थी। वो इसकी गर्म सांसों को अपनी गर्दन पर महसूस करती वो कुछ बोल ही नहीं पाई थी। हाँ तुम बोलो। वह हाथ की उंगलियों से इसकी गर्दन को छूता बहके बहके अंदाज में बोला। इसकी जान जैसे लबों में आ गई। मैं कुछ नहीं, आप क्यों आए हैं? जाए यहाँ से। इसकी अचानक से बेबाक हरकतों ने इसे बौखला कर रख दिया था। थोड़ी देर पहले जब वो इसे पैसे मांग रही थी तब इसे बिल्कुल भी इससे कोई डर नहीं लग रहा था, लेकिन अब इसके बदलते अंदाज इसे घबराने पर मजबूर कर दिया था। मैं क्यों जाऊँ? ये मेरा घर है, मेरा किचन है, मैं जहाँ चाहे जहाँ जाऊँ। तो मुझे कैसे मना कर सकती हूँ? इसकी गर्दन पर अपने लबों का लम्स छोड़ता शायद वो सच में इसके होश उड़ाने का इरादा रखता था। हाँ तो आप अपने घर और किचन में जाएं, मुझे क्यों? मैं अपनी ज़ाती बीवी से रोमांस कर रहा हूँ, इसलिए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और अगर किसी को कोई मसला है तो वो जाकर अपना इलाज कराए, मेरा वक्त ज़ाया ना करे। इसके गालों को नरमी से छूता वो अब भी अपने ही कामों में मसरूफ़ था। बीवी होने का मतलब ये तो नहीं होता कि वो अभी बोल ही रही थी कि वो इसकी बात काट गया। बीवी होने का मतलब बीवी होना ही होता है। मतलब कि जो अपनी बीवी होती है इस पर अपना हक होता है, चाहे बेडरूम में रोमांस करो या चाहे किचन में। किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, और मेरा बस चले तो मैं तुम्हें सिर्फ अपना बना लूँ, बल्कि तुम पर ओनली मी की प्राइवेसी लगा दूँ। इसका रुख अपनी जानिब करते हुए इसके गालों को लब्बों से छूते वो बेबाक अंदाज में बोला। इसे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वो इतना बेबाक भी हो सकता है। दरक ये आपको अचानक से क्या हो गया है? आपके इस नए रूप, इस अंदाज से अब मुझे डर लग रहा है। वो अपनी कपकपाहट पर काबू नहीं कर पा रही थी, जबकि दरक का कहकहा बेसाख्ता था। तुम्हें अब तक नहीं पता चला मुझे क्या हुआ है? तुम्हें सच में अंदाज़ा नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है? बेवकूफ़ लड़की, मैं तो तुमसे पूछने वाला था कि मुझे क्या हो रहा है। मैं खुद भी नहीं जानता कि मुझे क्या हो रहा है। बस तुम बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी हो। इतनी अच्छी जितना कभी नहीं कोई लगा होगा। अपनी लगने लगी हो। इतना अपना मेरा और कोई नहीं है। अपने दिल को धड़कता हुआ महसूस किया है मैंने। अपनी दिल की एक एक धड़कन में तुम्हारा नाम महसूस किया है मैंने सुना है, मेरा दिल कहता है कि इसने धड़कना शुरू कर दिया है।
इसके कान में सरगोशी करते हुए वो आहिस्ता से इसका हाथ उठाकर अपने दिल के मुकाम पर रख चुका था। बकवास करते हैं सारे, कहते हैं कि हार्टलेस हूँ, कहते हैं कि मेरे सीने में दिल ही नहीं है, मुझे किसी की परवाह ही नहीं है, किसी के लिए जज्बात नहीं रखता। लेकिन इन्हें नहीं पता ये बदल गया है। सच कह रहा हूँ, ये दिल बदल गया है परी, ये दिल सच में बदल गया है। और कितना बदल गया है मैं नहीं जानता, लेकिन सिर्फ इसके लिए जिसके लिए ये दिल धड़कता है। ये सब क्या है परी, मुझे क्या हो रहा है तुम बताओ ना। तुम्हारे आने के बाद तो ये सब कुछ शुरू हुआ है। तुम जानती हो ना कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बताओ ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ। इसके होंठों को अपने लबों से छूता वो बेकरारी से जवाब मांग रहा था। मोहब्बत, इसने फड़फड़ाते लबों से जवाब दिया। मोहब्बत, मुझे मोहब्बत। वो जैसे खुद पर हैरान था। इसका कहका बेसाख्ता था, लेकिन ना जाने क्यों इसका यूँ कहका लगा कर हंसना परी को अच्छा नहीं लगा था। इसे लगा जैसे वो इसके जवाब का मजाक उड़ा रहा हो। लेकिन अचानक इसे अपने वजूद पर इसका हिसार सख्ती से महसूस हुआ। क्या मुझ जैसे लोगों के दिलों में भी अल्लाह मोहब्बत डालता है? मोहब्बत तो अल्लाह की तरफ से मिलने वाला एक तोहफ़ा है ना, तो मुझ जैसे इंसान को अल्लाह ये तोहफ़ा क्यों देगा? वह इससे सवाल करने लगा, जबकि इसके जब वजूद पर इसकी पकड़ सख्त से सख्त होती चली जा रही थी। अब इस सवाल का जवाब तो आप अल्लाह से मांगे, जो अल्लाह देता है वही बेहतर जानता है। वह जैसे इस जवाब के साथ बड़ी इल्ज़ामा हो गई थी। अब अल्लाह से कैसे पूछूं? वो सवाल करने लगा। अल्लाह से हम कलाम तो सजदे में ही हुआ जा सकता है। इसके पास जवाब था। इतने लोग हैं इसे सजदा करने वाले, इसे मुझ जैसे की क्या ज़रूरत है? ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इसे किसकी ज़रूरत है और किसकी नहीं। आपने कभी सोचा है कि इसने आपको इतना क्यों कुछ दिया? इसके पास क्या इबादत करने वालों की कमी है जो वो आपको नवाजेगा? इसके पास क्या सजदा करने वालों की कमी है जो वो आपकी हर ख्वाहिश पूरी करके आपके सजदे का मुंतज़िर होगा? याद रखिएगा, अल्लाह जिसे चाहता है उसे देता है। आपने कभी हाथ उठाकर दुआ की है? करें। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपको चाहने वाला आपकी हर मुराद पूरी करेगा, जो आपकी दिल की बेचैनी को भी ख़त्म कर देगा। बस आप कोशिश तो करें। इसकी नियामतों का शुक्रिया अदा करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी और से पूछने के लिए कि आप किस काबिल हैं और किस काबिल नहीं। इसे मुस्कुराते हुए इसके चेहरा अपने हाथों में लिया। इसके समझाने का अंदाज़ बहुत प्यारा था। दरक मुस्कुराते हुए इसके चेहरे पर झुकने ही लगा था कि बाहर से शोर की आवाज़ आई। देखो लड़की, ये रोज़ रोज़ का ड्रामा अब यहाँ नहीं चलेगा। अब यहाँ एक शादीशुदा जोड़ा रहता है। दरक की शादी हो चुकी है। अब तुम इससे कोई उम्मीद मत रखो और बैंड बाजा बंद करते हुए यहाँ से रफू चक्कर होने की वाली बात करो। आंटी का बस नहीं चल रहा था खुशी को उठाकर सोसाइटी से बाहर फेंक दे। अंदर तो उन्होंने वैसे भी नहीं आने देना था। वो तो अपनी गाड़ी में बैठी शोर शराबा कर रही थी कि दरक खुद ये आवाज़ सुनकर बाहर आ जाए। मुझे आपकी किसी बात पर कोई यकीन नहीं है। दरक कभी ये शादी नहीं कर सकता। वो मुझसे प्यार करता है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। और अगर आपको लगता है मैं इन बातों पर आपकी यकीन कर लूँगी तो ये सिर्फ आपकी गलतफहमी है। आप जाकर दरक को बाहर बुलाएं, वरना मैं सोसाइटी के अंदर आकर शोर शराबा करूँगी। वो धमकाते हुए बोली, जबकि ये सारा शोर सुनकर वो खुद भी बाहर आ गया। खुशी, तुम लोग वापस कब आए? और ये सब क्या शोर मचा रखा है? बंद करो ये बेहुदा गाने। वो गाड़ी का स्पीकर ऑफ करता है इसे कहने लगा, दरक डार्लिंग देखो ना, ये क्या बकवास कर रहे हैं। कह रहे हैं कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम यहाँ अपनी बीवी के साथ रह रहे हो। सो फनी। खैर, मैं भी कौन सा लोगों की बातों पर यकीन कर रही हूँ। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। राकेश तो आते ही सो गया, लेकिन मेरे लिए तुमसे मिलना ज़्यादा ज़रूरी था, इसीलिए सीधे यहाँ चली आई। वो बेबाकी से कहती इसके गले से लगने ही वाली थी कि इसे दूर से ही इशारा करते वहीं रुक गया। देखो दरक, हम कब से इस लड़की को समझा रहे हैं, लेकिन मजाल है जो ये लड़की हमारी बात को समझने की कोशिश करे। जब से आई है शोर मचाए जा रही है, हमारी किसी बात पर गौर नहीं कर रही। आंटी ने दरक से जैसे इसकी शिकायत की थी। बैठो गाड़ी में, चलो मैं बात करता हूँ तुमसे। वैसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाता खुद गाड़ी स्टार्ट करता हुआ वहाँ से चला गया। बियर की बड़ी बोतल हाथ में लिए वो सुर्ख आंखों से उसे दिख रही थी, जबकि सामने वाली सीट पर बैठा राकेश खुद भी अचानक लगने वाले सदमे से बहुत परेशान था। तुम लोग मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो, जैसे मैंने शादी नहीं की, कोई गुनाह कर लिया हो। वो इनकी नज़रों से उकता कर कहने लगा, मुझे यकीन नहीं आ रहा, मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया और तुमने मेरे यहाँ से जाते ही शादी कर ली। कौन है वो चुड़ैल, बताओ मुझे, मैं इसकी जान ले लूँ। इसके खिलाफ एक लफ्ज़ भी मत कहना, वरना यहीं बैठे बैठे मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। किसी से भी मुंह उठाकर शादी नहीं कर ली मैंने। मोहब्बत करता हूँ इसे, जान है वो, मेरी ज़िंदगी है, ज़िंदगी की वजह है, वो सब कुछ है मेरे लिए। वो दरख्शम कय्यूम खलील की आती जाती सांसों में बसी है।
वो चिल्लाया था। खुशी को अचानक चुप लग गई, जबकि इसके इस तरह से गुस्से से कहने पर वो अचानक ही रोने लगी। तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मेरे जज्बात के साथ खिलवाड़ किया है, तुमने मेरे दिल के 1000 टुकड़े कर दिए हैं। दरक, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। सारे वादे कस्में। एक मिनट, कौन से वादे, कौन सी कस्में? वह इसकी बात काटते हुए बोला, ठीक है, इसका दिल टूटा था, दुख में थी, लेकिन झूठ क्यों बोल रही थी? वो तुमने मेरे ख्वाबों में किए थे। तुमने मेरे ख्वाबों में आकर पता नहीं क्या क्या कहा था। अगर ख्वाबों की कोई हकीकत होती तो अब हमारे 2-3 बच्चे होते। वो टिश्यू से नाक पोंछते हुए जज्बात में बहकर बोली। राकेश के साथ साथ दरक भी अपना सर थाम चुका था। बस कर मेरी बहन, जाने दे, तेरे नसीब में यही लिखा था। अब तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ और ये बोतल छोड़ दे, तुझे हजम नहीं होगी। और अगर तुझे उल्टी हो गई तो रेस्टोरेंट का सारा फर्श ये बॉडीगार्ड मुझसे धुलवाएंगे। राकेश ने इसके हाथ से बियर की बोतल छीननी चाहिए। कैसे जलील भाई हो तुम। यहाँ तुम्हारी बहन का दिल टूटा है और तुम्हें फर्श की फिक्र है। खुशी को एक सदमा और लग चुका था। और वो लड़की जो तुम्हारी बीवी बनकर इस घर में बैठी है, इसकी तो ऐसी की तैसी छोड़ूंगी नहीं इसे मैं। इसके लंबे बाल काट कर इसे गंजा कर दूंगी, फिर वो तुम्हें कभी अच्छी नहीं लगेगी। वो बुरी तरह रोते हुए बोली। बकवास बंद करो। इसकी फजूल बात पर वो फिर से चिल्लाया था, जब राकेश को बीच में बोलना पड़ा। दरक, तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना, सब संभाल लूँगा। फिलहाल इसे कुछ मत कहो। तुम्हारी शादी की खबर से उसे बहुत बड़ा झटका लगा है। ये तुमसे मोहब्बत करती है, वो इतनी जल्दी संभल नहीं पाएगी, इसलिए जज्बात में बहकर कुछ भी बोल रही है। तुम इसकी बातों को सीरियस मत लो। राकेश ने बात को संभालने की कोशिश की थी। ठीक है, अब यहाँ रहकर तुम दोनों क्या करने वाले हो? कोई काम काज तो है नहीं तुम्हारे पास, तो आ जाना सुबह वही रेस्टोरेंट में। और तुम आज से मेरी बीवी का ख्याल रखोगी, हमेशा उसके आसपास रहोगी ताकि इसे कोई चूटी भी ना काटे। अगर तुम्हारे होते हुए मेरी बीवी को इतनी सी भी तकलीफ हुई ना, तो तुम्हारा मैं वो हाल करूँगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो जानता था परी को सबसे ज़्यादा खतरा खुशी से ही है, क्योंकि खुशी कुछ भी कर सकती थी और इससे सिर्फ मोहब्बत का दावा ही नहीं करती थी, बल्कि वो इसे बेपनाह चाहती थी। वो खुद भी इसकी मोहब्बत से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ था, लेकिन वो इसकी सोच पर कभी भी पूरी उतरी नहीं थी। वो जानता था अगर परी को कभी भी कुछ हुआ तो वो खुशी की जानिब से ही होगा, इसीलिए कि इसने परी की जिम्मेदारी खुशी पर ही डालने का सोचा। मतलब कि तुम चाहते हो कि मैं अपनी सौतन की बॉडीगार्ड बन जाऊं? वो सोलो क्लैपिंग करते हुए अपना मजाक उड़ा रही थी। हाँ, क्योंकि अगर मेरी बीवी को कुछ भी हुआ तो वो तुम्हारी तरफ से होगा। तुम्हारे अलावा इसका और कोई दुश्मन नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ तो मेरी बीवी की खुद से हिफाजत करो। वो जैसे अपने मसले का हल निकाल कर उसे बता रहा था। भाई, दुबई में खुदकुशी करने की सबसे बेस्ट जगह कौन सी है? इस चुड़ैल की हिफाजत करने से बेहतर है कि मैं खुदकुशी करके मर जाऊं। वो बच्चों की तरह मुंह के डिज़ाइन बनाते ऊंची ऊंची आवाज़ में रोने लगी। मुझे 15 मिनट का वक्त दो, मैं तुम्हें सोच कर बेस्ट लोकेशन सेंड करता हूँ, दरक ने फ़ौरन कहा। और अगर खुदकुशी करने का इरादा कैंसिल करके तुमने मेरी बीवी की नौकरी कर ली तो भी अपने लिए जगह पसंद करके आना, क्योंकि अगर तुम्हारी वजह से मेरी बीवी को कुछ भी नुकसान हुआ तो तुम्हारी पसंद करदा जगह पर ही तुम्हें दफना दूंगा। वो टेबल से उठते हुए बोला। ये तो बता कर जाओ कि कितने बजे आना है उस सौतन की बॉडीगार्ड की जॉब पर? वो दुखी दिल से बोली। 9 से, बल्कि ये नहीं, इससे मेरा रोमांस खराब होगा। तुम सुबह 10 बजे आना और शाम को 5:30 बजे तक चली जाना। वैसे टाइम बताकर बाहर की जानिब कदम बढ़ा चुका था। बहना प्यारी, अपने दिमाग से इस लड़की को निकाल दो। ये कभी तुम्हारा नहीं हो सकता और ना ही पहले कभी तुम्हारा हो सकता था। अब तो इसकी शादी भी कर लिया है और गलती से भी इस लड़की को नुकसान पहुंचाने के बारे में मत सोचना। राकेश उसे समझाते हुए बोला। मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी। और जहाँ तक उस लड़की की बात है तो इसने मुझसे मेरा प्यार छीना है। अगर इसे गंजा ना कर पाई ना तो मैं इसके बाल ऐसे डिज़ाइन से काटूंगी जो दरक को कभी अच्छे नहीं लगेंगे। दरक को कभी इस पर प्यार नहीं आएगा। और वो एक बार फिर से राकेश के कंधे पर सर रख कर रोने लगी। मुझे ये तो नहीं पता उस लड़की पर कभी दरक को प्यार आएगा या नहीं, लेकिन तुम्हारे बाल मुझे बेहद अजीज़ है। उसे समझाते हुए बोला, जिसके बदले में खुशी ने उसे घूरते हुए इसी की शर्ट पर वोमिटिंग कर दी। इससे पहले कि राकेश बदले में इससे कुछ भी कह पाता वो इसी की बाहों में झूल चुकी थी। अगर हजम नहीं होती तो फिर पीती ही क्यों हो? चुड़ैल डायन, कहाँ फंसा दिया मुझे? वो गुस्से से घूरते हुए रेस्टोरेंट के मैनेजर को देखने लगा, जो इसी को देख कम गुस्से से घूर ज़्यादा रहा था। उसकी आंख खुली तो इसने अपने आप को इसके बाजू में महसूस किया। रात वो कब आया इसे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ और वो तो वक्त पर ही सो गई थी, क्योंकि इसे फजर में उठना था। और अब ठीक फजर के वक्त इसकी आंख खुल चुकी थी, लेकिन इसने इसे इस अंदाज में पकड़े रखा था कि वो इसे जगाए बगैर उठ नहीं सकती थी। और इसे जगाने का मतलब था खुद मुसीबत को आवाज़ देना। इसने बहुत कोशिश की इसका हाथ खुद पर से हटा कर पीछे करने की, लेकिन शायद इसकी छोटी सी जान इसकी बात की इजाज़त ही नहीं देती थी। आज संडे था, इसके चेकअप का दिन था।
वो कल कहीं जाने से पहले ही उसे बता चुका था कि आज वो इसे अस्पताल लेकर जाने वाला है। इसीलिए वो अपने और इसके कपड़े रात को ही तैयार करके सोई थी ताकि सुबह उठकर इसका शोर शराबा ना सुनना पड़े। वैसे भी कपड़े इस्त्री करने के मामले में वो तो इसे बहुत सारी बातें सुना चुका था। वो क्या करती, ये काम इसे पसंद ही नहीं था और वो जानबूझकर ये काम इसे करवाता था। वो मुसलसल कोशिश में मसरूफ़ थी कि अचानक ही इसके हाथ की गिरफ्त बेहद सख्त हो गई। वो जो अपनी तमाम कोशिश करके ठंडी यहाँ भर चुकी थी, वो जाग रहा था और जागते हुए इसे तंग कर रहा था। वो कैसे भूल सकती थी कि वो नींद का बेहद कच्चा है। अगर रात को इसकी ज़रा सी आवाज़ निकले तो वो जाग जाता था। तो ये कैसे मुमकिन था कि इतनी जद्दोजहद में इसकी आंख ना खुलती। दरक आप जाग ही गए हैं तो मेहरबानी करके मुझे छोड़ दें, क्योंकि अजान होने वाली है और मुझे फजर अदा करनी है। वो उसका हाथ हटाते हुए कोशिश करने लगी। इसने तकिए से सर उठाकर थोड़ी सी आंखें खोलकर उसे देखा। पहले बताओ, रात को मेरा इंतज़ार किए बिना तुम सो क्यों गई थी? तुम्हें पता नहीं है, शौहर जब थका हारा घर आता है तब उसे बीवी की नरम व मुलायम बाहों की ज़रूरत होती है। बहुत ही ख़राब बीवी हो, तुम्हें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। वो लम्हे में इसे अपनी बेहद करीब करता इसकी गर्दन पर जा बजा अपने लबों का लम्ब छोड़ने लगा। इसकी इस अचानक आफताब पर वो पल भर में घबरा कर इसे रोकने की कोशिश करने लगी थी। ये क्या कर रही हो तुम? ये सारी मज़ाहमत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब मैं प्यार करने में मसरूफ़ हूँ तब मुझे बिल्कुल भी तंग मत किया करो, वरना अपनी ही जान आज़ाब होगी। उसके दोनों हाथ थाम कर तकिए से लगाता एक बार फिर से इसकी गर्दन पर झुक चुका था। मुझे नमाज अदा करनी है, प्लीज़ मुझे छोड़ दें। इसकी हल्की दाढ़ी की चुभन अपनी गर्दन पर महसूस करते वो इल्तिजा करने लगी। जिनके शौहर इनसे खुश ना हो, इनसे अल्लाह भी खुश नहीं होता। पहले मुझे खुश करो, वैसे भी अजान अभी होने वाली है, हुई थोड़ी है जो तुम भागने की तैयारियों में लग गई हो। वो मुस्कुराते हुए इसकी हर बात की नफ़ी करता अपनी मन मानियों पर उतर चुका था और इसके सामने वो बेबस होते हुए वह हथियार डाल चुकी थी। यार इतनी प्यारी क्यों हो तुम? इसके लबों को अपने लबों की दस्तरस में लेता वो मदहोशी से इससे सवाल करने लगा। मैं प्यारी कहाँ हूँ? मैं तो प्लास्टिक की गुड़िया हूँ, चू चू करने वाली चूज़ी हूँ। भूल गए आप? वाक़ई पटपटाती उसे इसकी बातें याद दिलाने लगी जिस पर दरक का कहका बेसाख्ता था। तो अब तुम मुझे ताने मारोगी? इसकी गिरफ्त इसके हाथों पर सख्त हुई थी। आसानी से छोड़ोगी भी नहीं। इसे फ़ौरन अपने इरादे बताए थे। अरे वाह, ये तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। मेरी चूज़ी मुझसे चू चू करेगी और मैं तुम्हारी चू चू से पहले तुम्हारी बोलती बंद करूँगा। उसके लबों पर पूरी शिद्दत से झुकता अपने लब रख चुका था। पता नहीं कौन सा मनूस दिन था जब मैं आपको शरीफ और नेक इंसान समझने लगी थी। अगर मुझे पता होता कि आपकी हकीकत ये है तो क्या उखाड़ लेती, तुम बताओ ज़रा मुझे। उसकी बात काटते हुए इसकी गर्दन पर अपनी उंगलियों के लम्ब छोड़ता पूरी बेबाकी से झुका और इसके होश उड़ाने में मसरूफ़ था। परी की सांस तेज़ होने लगी थी। वो एक बार फिर से इसकी जसारतों को महसूस करने के लिए खुद को तैयार कर चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि वो कोई भी हद पार करता अजान शुरू हो चुकी थी। वो अपने आप ही मुस्कुराता हुआ इससे दूर होता बेड पर लेट गया। जाओ नमाज़ पढ़ कर आओ, फिर तुमसे दो दो हाथ करता हूँ। वैसे वे फ्री हिट देता कहने लगा तो अगले ही लम्हे वो इसके करीब से उठती वॉशरूम में बंद हुई थी। इसका दिल अभी भी इसी रफ्तार से धड़क रहा था। इसे इसके खतरनाक इरादों से डर लग रहा था। वो कुछ ही लम्हों में इसकी सांसें मुश्किल में डाल देता था, लेकिन इसका छूना, इसके पास आना इसे बुरा नहीं लगता था। वो इसके साथ खुद को महफूज समझती थी। इसकी मोहब्बतों में सांस लेना मुश्किल था, लेकिन वो कितनी देर खुद को इसकी खुशबू के हिसार में महसूस करती थी। इस वक्त वो अपने आप को इसके बेहद करीब महसूस कर रही थी। इसकी गर्म सांसों का लम्स अभी भी इसकी गर्दन और चेहरे पर महसूस हो रहा था, जो उसके चेहरे को हज़ारों खूबसूरत रंग बख्शे हुए थी। अपने आप को आईने में देखकर बेसाख्ता ही अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा कर शर्मा दी, जब अचानक की नज़र अपनी गर्दन पर मौजूद लॉकेट पर पड़ी। ये कल तक तो इसके पास नहीं था, अब कहाँ से आया? और वो इसको अपने हाथों में लिए देखने लगी, जिस पर स्टाइलिश सा डी लिखा हुआ था। वो बेहद खूबसूरत था। यकीनन इसने ऑर्डर पर इसके लिए तैयार करवाया होगा। अपने नाम का एक खूबसूरत सा पेंडेंट जाने कब से इसने इसके गले में डाला था। हाँ, लेकिन ये बेहद खूबसूरत था, जो इसकी खूबसूरत गर्दन पर चार चांद लगा रहा था। लेकिन इसने इसके सामने इसका जिक्र क्यों नहीं किया? वो अपने हाथ में लॉकेट पकड़े सोचने लगी। इन जनाब को अपने जज्बात का इजहार करना पसंद नहीं है। इसके बारे में सोचते हुए वो बेसाख्ता ही मुस्कुरा दी। अब क्या इसका शुक्रिया अदा करना पड़ेगा? नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। कौन सा मुझे पहना कर बताया है, और जिसके बारे में कुछ बताया नहीं गया हो। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, इसका कोई शुक्रिया नहीं होता। वो मुतमईन से लॉकेट को चूमती अपने दिल के करीब कर चुकी थी। वो नमाज पढ़कर वापस आई तो दरक जाग रहा था। इसे जागते देखकर एक पल में इसके दिल ने फिर से स्पीड पकड़ी थी।
दरक इसे आते देखकर अपना मोबाइल रखता इसे अपने पास आने का इशारा करने लगा। मुझे नाश्ता बनाना है, बहुत वक्त हो गया है। इसे कोई बहाना ना सूझा। मेरा भी नाश्ता करने का कोई मूड नहीं है और फिलहाल इतना भी टाइम नहीं हुआ है कि तुम्हें किचन में भेज दिया जाए। फिलहाल यहाँ आओ। वो इसे बेड पर आने का इशारा करते हुए इसके बहाने को नज़रअंदाज कर गया। लेकिन मुझे तो भूख लग रही है, इसने बहुत देर के बाद कुछ सोचते हुए कहा। तुम्हारी भूख की तो ऐसी की तैसी, पहले मेरी भूख का कोई इंतज़ाम करो। वो हाथ बढ़ाता एक लम्हे में ही इसकी कलाई अपने हाथ में कैद करता इसे अपनी जानिब खींच चुका था। खुद को संभालने की नाकाम कोशिश करती वो सीधी इसकी सीने से आ लगी थी, जबकि वो इसे खुद के करीब करता इसके लबों को अपने लबों की कैद में ले चुका था। इसके लबों को अपने चेहरे पर जा बजा महसूस करते इसके लबों पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट आ गई थी। परी, तुम खुश तो हो ना मेरे साथ? तुम्हें किसी चीज़ को लेकर कोई मसला तो नहीं है? मेरा मतलब है इस रिश्ते को लेकर तुम्हारे दिल में कोई सवाल है तो तुम कर सकती हो। मैं तुम्हें हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ एक खुश और मुतमईन ज़िंदगी गुजारते देखना चाहता हूँ। वो बेहद सीरियस से अंदाज से उससे सवाल कर रहा था। परी ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोलते इसके चेहरे को देखा, जहाँ बेहद परेशानी वाज़ेह थी। वो आदमी जिसको मैं प्लास्टिक की गुड़िया लगती हूँ, या अब वो आदमी जिसे मैं चू चू करने वाली चूज़ी लगती हूँ, जो जब मुझे देखता था इससे मुझ पर तरस आता था, वही शख्स अचानक किसी को मेरी तरफ देखने ना दिए, ना मेरी हिफाजत करे। वो मेरे लिए लोगों को रेस्टोरेंट में भुरता बना दे। इसके साथ खुश रहने के लिए यही वजह काफ़ी है कि वो मुझसे मोहब्बत करने लगा है। इसके सीने में मुँह छुपाते वो बेहद मध्यम अंदाज में इसे मदहोश कर गई थी। अब ये मत कहना कि ये ताने तुम ज़िंदगी भर मुझे मारती रहोगी। वह हंसते हुए एक बार फिर से उसके चेहरे पर झुका तो इसकी बात पर परी खिलखिला उठी। आप अभी मुझे जानते नहीं हैं दरख्श साहब, मैं तो सारी ज़िंदगी आपको इन अल्फाजों पर पछताने पर मजबूर करती रहूँगी। इसकी सरगोशी नुमा आवाज़ पर दरक मुस्कुराया। ये दक्ष क्या होता है? इसके चेहरे को देखता सवाल करने लगा। आपका नाम बहुत मुश्किल है और दरक आपको सब कहते हैं, लेकिन मैं तो स्पेशल हूँ, और जो सब कहते हैं वह स्पेशल तो नहीं कह सकते, इसीलिए मैंने खुद आपका नाम रखा है। आपको अच्छा नहीं लगा? वो मासूमियत से मुंह बनाती हुई पूछने लगी। पसंद है, बहुत पसंद है। जो तुम्हें पसंद है वो मुझे पसंद है। वो उसका माथा चूमते हुए बेहद प्यार से बोला। मतलब कि आपको सब कुछ पसंद है जो मुझे पसंद है? वो खुशी से कहने लगी। हाँ, मगर ये भी तो बताओ कि तुम्हें क्या पसंद है? मुझे तो सब कुछ पसंद है, पूरी दुनिया सब कड़वी चीज़ें नहीं पसंद। वो सोचते हुए बोली। पूरी दुनिया में तो मैं भी हूँ। वो बेसाख्ता बोला। हाँ, लेकिन मैंने ये भी तो कहा ना कि कड़वी चीज़ें नहीं पसंद। वो अपनी हंसी दबाते हुए बोली। तो दरक ने उसे घूर कर देखा। मुझे अफसोस हो रहा है कि तुम्हें सारी ज़िंदगी इसी चीज़ के साथ रहना है। उसे घूरते हुए एक बार फिर से इसकी गर्दन पर झुक गया। इसका अंदाज शिद्दत से भरपूर था, जबकि वो मुस्कुराते हुए इसकी जसारतों को महसूस कर रही थी। वो दोनों नाश्ता करके अभी फारिग हुए थे जब दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर पर्दा हटा हुआ था। एक स्टाइलिश सी लड़की को दरवाजे के बाहर देखकर वो सवालिया नज़रों से दरक को देखने लगी। ये कौन है दरक? वो उठकर दरवाज़ा खोलने जाने लगी। हाँ, दरवाज़ा खोलो, ये तुम्हारी बॉडीगार्ड है। मैं घर पर मौजूद नहीं होता हूँ तो ये तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारी हिफाजत के लिए। इसे मुस्कुराते हुए कहा। मुझे हिफाजत की भला क्या ज़रूरत है? वो दरवाज़ा खोलकर इस लड़की को देखने लगी, जो खुद भी सताइशी नज़रों से इसकी जानिब देख रही थी। ये है वो लड़की जिसकी मुझे हिफाजत करनी है? इसे सलाम दुआ किए बिना ही सर से पैर तक इसे देखने लगी। वो रिलैक्स थी और इससे ज़्यादा हसीन तो हरगिज़ नहीं थी। इस लड़की में ऐसा कुछ भी नहीं था कि दरक इस पर मर मिटता या इसके लिए कुछ भी कर बैठता तो इसने इससे शादी क्यों की थी? ज़रूर इसकी कोई ना कोई मजबूरी ही होगी, वरना ये लड़की जो फूंक मारने से ही उड़ जाए वो भला दरक की पसंद कैसे हो सकती है? खुशी अपनी ही सोचों में गुम थी जब अचानक दरक ने परी के कंधे पर हाथ रखा। परी, ये खुशी है और आज से ये हर वक्त हमारे पास रहा करेगी। सारा दिन तुम इसी के साथ रहोगी। मेरे आने के बाद शाम को ये तुम्हें छोड़ कर जाएगी। वैसे तुम जो चाहे कर सकती हो, तुम पर कोई रोक टोक नहीं है, बस इसे तुम्हारे साथ होना है। इस लड़की को नौकरी चाहिए थी, बेचारी बहुत गरीब है। मैं जानता हूँ तुम्हें किसी भी तरह की हिफाजत की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है, लेकिन इस बेचारी के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। ये बहुत ज़्यादा मजबूर लड़की है, प्लीज़ इसे तुम अपने पास नौकरी पर रख लो। वो परी को देखते हुए बोला। तो परी को दरक पर बहुत प्यार आया। वो किसी गरीब मस्कीन की मदद कर रहा था। इस बेचारी लड़की को नौकरी की ज़रूरत थी, और वो लोग कैसे पत्थर दिल कहते हैं, इसका दिल तो बहुत बड़ा था। परी ने फ़ौरन मुस्कुरा कर हाँ में सर हिलाया। ये है मेरी बीवी परी, तो मैं अब इससे सारा दिन इसी के साथ रहना है, इसी के बारे में बात कर रहा था मैं। आज से ये तुम्हारी मैडम है। इसने एक नज़र खुशी को देखा, नज़रों में वार्निंग साफ झलक रही थी। फाइन परी, राइट? इसके पर कहाँ है?
वो परी को सर से पैर तक देखते हुए सवाल पूछने लगी। इसके पर का तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारे पर ज़रूर निकल रहे हैं। काटना मुझे अच्छे से मैं जानता हूँ, ज़रा सख्त लहजे में बोला दक्ष। आप क्यों डरा रहे हैं इस बेचारी को? पहले ही ना जाने कितनी मुसीबतें झेल कर आई है और आप भी यूँ बात कर रहे हैं। तुम छोड़ो इन्हें, तुम नाश्ता कर लो, फिर तुम बाहर की सफाई करना, तब तक मैं रूम की सफाई कर लेती हूँ। परी ने फ़ौरन से काम बताया। जाहिर सी बात थी, इस लड़की को नौकरी पर भी रखना था और इसे बॉडीगार्ड की भी ज़रूरत नहीं थी, तो फिर इससे घर के काम ही करवाने थे। वैसे भी आज वो कपड़े धोने वाली थी, तो अच्छा ही था कि खुशी सफाई में इसकी मदद कर देती, क्योंकि 11 बजे तकरीबन इन लोगों को अस्पताल ले जाना था। क्या मतलब है तुम्हारा? अब मैं सफाइयाँ करूँगी? इतने बुरे दिन आ गए हैं मेरे। वैसे घूरते हुए अरबी में बोली, मैं इससे भी बुरे दिन ला सकता हूँ तुम पर। परी ना सही, लेकिन तुम मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानती हो, बेहतर है कि तुम मुझे मजबूर ना करो। अरबी में जवाब देता एक बार फिर से इसे वार्न करता अपने रूम की जानिब चला गया। क्या तुम्हें उर्दू नहीं आती? परी परेशानी से इसे पूछने लगी। आती है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मैडम। वो मैडम पर जोर देती वहीं रखे सोफे पर बैठ गई। इसके अजीब व गरीब अंदाज पर मुस्कुरा भी ना सकी। शायद इस लड़की को भूख लगी होगी। इसे लम्हे में इस गरीब पर तरस आया। वो फ़ौरन ही नाश्ता लाकर उसके सामने रख चुकी थी। बेचारी ने शर्ट भी फटी हुई पहनी थी। ज़्यादा और गुर्बत क्या होगी। वो इसकी शर्ट को कंधे से फटा हुआ देखकर इस पर तरस खाने लगी। ये क्या है, इतना ऑयली? मैं ये नहीं खा सकती। इससे तो कुछ ही दिनों में मैं गोल मटोल हो जाऊंगी, बिल्कुल इस मोटे मुशारिफ की तरह। क्या तुम भी यही खाती हो? खुशी उसे देखकर पूछने लगी। हाँ, मैं और दरक रोज़ सुबह पराठा ही खाते हैं, क्योंकि हमें अच्छे लगते हैं। तुम्हें अगर कुछ और पसंद है तो तुम बना सकती हो, मैं तुम्हें मना हरगिज़ नहीं करूँगी। इसे मुस्कुराते हुए किचन में जाने की इजाज़त दी थी। इट्स ओके, मैं बाहर से बर्गर खा लूँगी, वो बेजारी से बोली, लेकिन परी की हैरत से भरपूर चेहरे को देख कर मुस्कुराई। यकीनन यही सोच रही थी कि इतने गरीब लड़की के पास अब बर्गर खाने के पैसे कहाँ से आ गए। ये एक शॉप है, वहाँ गरीबों को फ्री में बर्गर दिया जाता है। इसे मुस्कुराते हुए अपनी बात पर पर्दा डाला। गरीब वो होता है जिसे खाना नहीं मिलता, लेकिन तुम्हें यहाँ खाना मिल रहा है, तो बेहतर है इस बर्गर को बाकी गरीबों के लिए छोड़ दो। अगर ये पसंद नहीं है तो अंदर से कुछ और बनाकर खा लो, वो ज़रा सख्ती से बोली। यकीनन वो बर्गर वाला नेक इंसान गरीबों के लिए काम करता होगा। जबकि इस लड़की को खाना मिल रहा था, वो क्यों बाकी गरीबों का हक मारती? परी के अपने ही कुछ उसूल थे। वो सोफे पर बैठकर परी को घूर रही थी। जब परी चेहरा फेरे अपने काम में मसरूफ़ हो गई, इसकी नज़र से इसकी कमर पर बिखरे खूबसूरत बालों पर थी। इसे अपने मकसद अच्छे से याद था। वह यहाँ सिर्फ और सिर्फ इसे गंजा करने आई थी। इस लड़की ने इससे इसकी मोहब्बत छीन ली थी और वो इतनी आसानी से इसे छोड़ तो नहीं सकती थी। अब तक इसने यही अंदाज़ा लगाया था, परी के पास इन खूबसूरत बालों के अलावा और कोई खूबसूरती नहीं थी, और वह इसकी खूबसूरती छीन कर दरक को हमेशा के लिए अपना बनाने वाली थी, जो इसके सामने इसके दरक को दक्ष कहकर पुकार रही थी। वो अब तो ये नाम भी इसे जहर लगने लगा था। अस्पताल में बहुत ज़्यादा रश था। वो खुशी को साथ लेकर आई थी, क्योंकि इसके हिसाब से वो अकेली घर पर क्या करती। लेकिन दरक ने इसे अस्पताल के अंदर आने से मना कर दिया था, क्योंकि दरक के हिसाब से वो अस्पताल के अंदर भी कुछ नहीं कर सकती थी। वो गाड़ी में बैठी सख्त बेजार हो चुकी थी और भूख ने इसे अलग से तड़पा रखा था। जब राकेश का फ़ोन आया, इसे ज़िंदगी में पहली बार राकेश के फ़ोन आने पर इतनी खुशी जाहिर की थी। क्या कर रही हो प्यारी सिस्टर? कैसा जा रहा है जॉब का पहला दिन? इसने एक अच्छे भाई की तरह सवाल किया। भूखी बैठी हूँ सुबह से, मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन है आज। मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करती हूँ, एक बर्गर ही लेकर आ जाओ, वरना वो और 10 मिनट में मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी। इसे इल्तिजा की। क्यों, क्या दरक की बीवी ने तुम्हें खाना नहीं दिया? वह हैरान हुआ था। ये दरक की बीवी इसकी बहन के साथ सौतन के बजाय सौतेली माँ वाला सुलूक क्यों कर रही थी? दिया था खाना, लेकिन खाने में जो दिया था वो मैं नहीं खा सकती थी, इसलिए नहीं खाया। मगर अब मेरी हालत ख़राब हो रही है। अगर मुझे खाना ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। मेरी जान बचा लो मेरे प्यारे भाई, मेरी ज़िंदगी अब तुम्हारे हाथों में है। वो इसे इमोशनल करने लगी। हाँ यार, करता हूँ कुछ तुम्हारे लिए, ड्रामे करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो कहकर फ़ोन बंद करने लगा। इसकी बात का इसने बुरा नहीं मनाया था, क्योंकि सवाल इसके पेट का था। अगर पेट का सवाल ना होता तो इसे इसकी औकात याद दिला देती, जो इसे ड्रामे ना करने का मशवरा दे रहा था। फ़ोन रखने के फ़ौरन बाद से वो इसी का इंतज़ार करने लगी। भूख का एहसास आज बहुत सालों बाद हुआ था, और इस एहसास के साथ ही एक मेहरबान का चेहरा आंखों के पर्दे पर उतरा। आप सच में हम लोगों के लिए एक मेहरबान थे। काश हम आपको बचा पाते। आप इतने सालों तक अकेले लड़ते हैं और किसी को खबर भी नहीं होने दी। आपने हमारा तब साथ दिया जब हर कोई हमें कूड़ा करकट की तरह देख रहा था। आप सच में इंसान के रूप में फरिश्ते थे। हम आपको कभी नहीं भूल सकते। आपके कत्ल का
बेटा जेल से आज़ाद हो चुका है और हम इसे ज़िंदगी से आज़ाद कर देंगे। हम इसे कभी आपकी फैमिली तक नहीं पहुंचने देंगे। वो आदमी अपने बाप की मौत का बदला आपके बेटियों से लेना चाहता है और हम आपकी मौत का बदला इस हैवान से लेंगे। हम आपकी कुर्बानी को ज़ाय नहीं होने देंगे। ये वादा है आपसे, आपकी तीनों बेटियों की हिफाजत हम अपनी जान देकर करेंगे। बस एक बार मैं अपनी इस सौतन के बाल काट लूँगी। एक बार होना था, इधर एक बार लिखा हुआ है। बस एक बार मैं अपनी इस सौतन के बाल काटूंगी। वो अपने ख्यालों में सफ़र करती अचानक ही परी की तरफ आ गई, जिसका इसके पास कोई हल नहीं था क्योंकि इसके पास दरख्त था। तुम सिर्फ अब ऐसी सोचों से दूर कर रहे हो। तुम्हें इसकी सोचों को ख़त्म करना है। दरख्त ये काफ़ी मुश्किल है, लेकिन तुम इसे जानने की कोशिश करोगे तो मुश्किल नहीं होगा। हसन ने आज खुद परी की रिपोर्ट्स चेक की थी। वो अपने ख्वाबों से डरती है, अपने सोचों से डरती है। इसके डर का कोई वजूद ही नहीं है और जो मैं इसका डर इससे दूर कर सकूं, मैं खुद इस डर को ठीक से समझ नहीं पा रहा। हसन इसकी सोचें मेरी समझ से दूर है। मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूं कि वो बुरे ख्वाब ना देखें या फिर इन ख्वाबों का ना सोचें। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है मेरे बस में। वो अभी बातों में मसरूफ़ था कि अचानक दरवाज़ा खुला। अंदर आने वाली शख्सियत को देखकर इसने चेहरा फेर लिया था। वो भी उसे नज़रअंदाज कर गया। हसन जल्दी चलो, मेरे बेटे को बुखार है, इसे चेक करो, बाकी सब बाद में करना। यारम ने हसन को हुक्म दिया। वो लम्हे की देर किए बिना उठकर बाहर निकला। यारम ने एक नज़र उसे देखा और फिर बाहर निकल गया। वो दोनों बहुत अजीब थे, एक दूसरे को मुखातिब नहीं करते थे, लेकिन इन दोनों की ज़िंदगी में क्या हो रहा था वो दोनों बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। वो एक दूसरे की ज़िंदगी के एक एक लम्हे से वाकिफ़ थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो अनजान लोगों की तरह रहते थे, जैसे वो एक दूसरे से अनजान हो या कभी एक दूसरे को देखा भी ना हो। हसन थोड़ी देर के बाद वापस आ गया और वापस आने के बाद एक बार फिर से उसे हिदायत देने लगा। परी का इलाज मुमकिन था, वह अब भी ठीक हो सकती थी, लेकिन अगर इसकी बीमारी ज़्यादा जोर पकड़ गई तो वो पागल भी हो सकती है। अब तक वो परी को इसके ख्वाबों से दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये परी के दिमाग के लिए बिल्कुल सही नहीं था। इसे परी के ख्वाबों के बारे में जानना था। वो जानता था जोया कोई वजूद नहीं है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी था कि वो जोया के बारे में जाने, और जोया के बारे में सिवाय परी के और कोई भी नहीं कुछ बता सकता था, क्योंकि जोया सिर्फ एक ख्याल थी, सिर्फ एक दिमागी किरदार थी। इसे इसके दिमाग से निकालने से पहले इसे मुकम्मल तौर पर इसे जानना था। एक लम्हे के लिए इसके दिमाग में ये ख्याल आया कि यारम अस्पताल में क्या कर रहा है। रूह की तबीयत खराब तो नहीं, लेकिन यारम ने कहा कि इसका बेटा बीमार है। इसका दिल चाहा वो पूछ ले, लेकिन वो क्यों पूछता? इसे कोई मतलब नहीं था रूह से या इसके बेटे से, और ये बात वो बाकियों के से ज़्यादा खुद को यकीन दिलाने के लिए कहता था। ये कहाँ चले गए? अभी तो कह रहे थे कि डॉक्टर से मिलकर आ जाऊंगा, और अब ये ड्रिप भी ख़त्म होने को है और इनका कोई अता पता नहीं। खुशी बेचारी को भी बाहर गाड़ी में छोड़ाए। इतनी देर में तो वो भी बोर हो गई होगी, साथ ही ले आते तो अच्छा था। इसने बेचारी ने तो खाना भी नहीं खाया था। अगर पता होता इतना टाइम लगेगा तो इसे घर पर ही रहने देती। वो बड़बड़ाती हुई दरख्त को ढूंढ रही थी। सिस्टर, मेरे शौहर कहाँ हैं? वो पास खड़ी लड़की से पूछने लगी, जो पहले भी 2 बार इससे उर्दू में बात कर चुकी थी। जी, आपके शौहर डॉक्टर हसन के कैबिन में हैं। इसे मुस्कुरा कर बताया। क्या मैं जाऊँ उधर? इसने उसे देखते हुए सवाल किया तो नर्स ने मुस्कुरा कर उसकी जानिब कदम बढ़ाए। श्योर मैम, अब मैं आपकी ड्रिप उतार देती हूँ, आप चली जाएं, मैं भी लंच ब्रेक ले रही हूँ। वो इसकी ड्रिप उतार कर चली गई। परी भी वहाँ नहीं रहना चाहती थी। इसकी फ़ौरन पर ही वो बाहर निकल आई, लेकिन अब इसे समझ ही नहीं आ रहा था वो किस तरफ जाए। एक तो ये अस्पताल इतना बड़ा था और दूसरा इसे किसी की कोई बात ही समझ नहीं आती थी। पता नहीं ये लोग अरबी ज़बान में एक दूसरे से क्या बातें करते थे। सबके बीच तो वो अपने आप को जाहिल गवारी समझती थी। इसे अच्छी तो इसकी मुलाजमा थी, कम से कम इसे अरबी तो आती थी। गरीब थी लेकिन ज़बान तो समझती थी, और वो जाहिलों की तरह लोगों के मुंह देख रही थी। इसने फैसला कर लिया था चाहे कुछ भी हो जाए, कम से कम ज़बान तो वो सीख कर रहेगी। अगर इसने सारी ज़िंदगी यहाँ दरक के साथ रहना था, इसके मुल्क की ज़बान को समझना मुश्किल था, लेकिन वो जानती थी वो सीख जाएगी। इसने सोचा था वो आज ही दरक से इस बारे में बात करेगी, लेकिन दरक की तो आजकल सारी बातें ही गलत चीज़ों की तरफ चली जाती थी। अजीब सोच थी इस बंदे की। वो कोई भी बात करती तो वो इसे अपना मतलब निकाल लेता था। इसे सोचा नहीं था कि ये बंदा इतना रोमांटिक हो सकता है, लेकिन वो था। इसकी सोचों से भी कई ज़्यादा पहुंची हुई चीज़ निकला था। इसे सोचते हुए इसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई थी। नर्स ने बताया था कि अंदर मीटिंग चल रही है। वो वहीं रखे एक छोटी सी बेंच पर बैठ गई थी, जहाँ पहले ही बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। अंदर मीटिंग हो रही थी। दरक अंदर था डॉक्टर के साथ। नर्स तो बता कर चली गई थी, लेकिन वो काफ़ी बोर हो रही थी। अंदर मीटिंग में इसे कोई काम नहीं था, इसीलिए इसने वहीं बैठना बेहतर समझा।
पता नहीं अभी कितनी देर लगनी है। जब नज़र सामने बैठी एक लड़की पर पड़ी। इसकी गोद में एक प्यारा सा नीली आंखों वाला बच्चा था जो बार बार उसे देखकर अपने डिम्पल्स की नुमाइश कर रहा था। उसे देखकर परी के लब्बों पर अपने आप ही मुस्कुराहट आ गई थी। ये सच था, इसने बहुत बच्चे देखे हुए थे, लेकिन शायद इससे ज़्यादा कोई प्यारा होगा। और ऊपर से बार बार इसका देखना और फिर मुस्कुराना, इसके अंदर का शैतान इसे बहका रहा था। वो जब इसे छुप कर बार बार देखता था, इतना क्यूट लग रहा था कि हद नहीं। दिखने में वो लड़की पाकिस्तानी लग रही थी, लेकिन पक्का कहा भी नहीं जा सकता था। आगे से अरबी में शुरू हो गई तो वो मुंह बसोरे इस प्यारे से बच्चे को देख रही थी। काश इसे अरबी आती तो अब तक वो इसे दोस्त भी बना चुकी होती। दानू थाई, वो डिम्पल्स की नुमाइश करता हुआ बड़े प्यार से उसे देखकर बोला। नहीं बेटा, वो जानू साई नहीं है। इस लड़की ने बच्चे को जवाब दिया। जैसे परी खुशी से निहाल हो गई। इसका दिल तो इस बच्चे के लिए इतना मचल रहा था कि वो अभी से उठाकर एक आध किसी तो ले ही लेती, लेकिन इखलाकात में कोई चीज़ होती है। आप पाकिस्तान से हैं? इसने बड़ी खुशी से पूछा। रूह ने एक नज़र उसे देखकर हाँ में सर हिलाया। आप भी पाकिस्तान से हैं क्या? रूह ने इसे सवाल किया। जी मैं पाकिस्तान से हूँ। परी भी खुशी खुशी से बातें करने लगी। अब छोटे नन्हे से हैंडसम शहजादे के पास जाने के लिए पहले इसकी माँ को पटाना ज़रूरी था। मैं मुल्तान से हूँ, मेरे शौहर यहाँ से हैं, तो मैं अब यहीं पर रहती हूँ। अब वो अब मुस्कुराते हुए पूछा। मेरे भी शौहर यहाँ के हैं, हम यहीं पर रहते हैं। इसने फ़ौरन जवाब दिया, जबकि इसकी नज़र रोयाम पर अटकी हुई थी जो इसके पास आना चाहता था। वो कभी उसे देखकर मुस्कुराता तो कभी अपने आप को रूह के दुपट्टे में छुपा लेता। क्या तुम शादीशुदा हो? मुझे लगा तुम 14-15 साल की छोटी सी लड़की हो। तुम्हें देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि तुम शादीशुदा हो। रूह को सच में हैरानगी हुई थी जब अचानक दरवाज़ा खुला। बाहर आने वाले शख्स को रूह ने इस अंदाज में नज़रअंदाज किया जैसे उसे देखा ही ना ही था। वो शख्स इसे जितना बुरा लगता था, ना जाने ये उतना ही ज़्यादा उसके सामने क्यों आता था। वो इसकी तरफ देखने की बजाय सामने बैठी इस लड़की की जानिब मतवज्जा हुई। डॉक्टर ने कहा है कि मेडिसिन वक्त पर लेती रहोगी तो ठीक रहोगी। मैंने भी कह दिया है कि अब मेरी बीवी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने कहा है ये दवाई लेती रहोगी तो जल्दी तुम्हारी बाकी मेडिसिन कम कर दी जाएगी। वैसे वो कड़वी वाली दवाई भी जल्दी छूट भी सकती है। इसका हाथ पकड़ते हुए इसे अपने साथ आने का इशारा करने लगा। परी ने एक नज़र रोयाम की जानिब देखा था, जो दरक के हाथ में परी का हाथ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ और आंखों में नाराज़गी लिए इसे दूर जाते देख रहा था। इसके बाएं करने पर वो नाराज़गी से मुंह फिर गया। परी को इसका यूं चेहरा फेरना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। मामा, जानू साई चली गई। इसने होठ बाहर निकालते हुए रूह को बताया। मेरी जान, वो जानू साई नहीं थी, कोई और थी। और वो इसका माथा चूमते हुए प्यार से समझाने लगी, जबकि वो ऑफ मूड के साथ इसके सीने से लग गया। तुम्हारे जैसा भाई किसी को ना मिले। तुम अपनी बहन की खातिर एक बर्गर ना ला सके। तुम्हें इतना भिखारी मैं कभी नहीं समझती थी। तुम्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए राकेश। अच्छा ही हुआ वो बुढ़ा कुछ नाम करने से पहले चल बसा, वरना तुम तो मुझे इस जायदाद का एक ज़र्रा भी ना देते। वो जब से खाली हाथ आया था खुशी से कोसे जा रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था वैसे खा ही जाए। हाँ तो किसने बोला था नखरे करने के लिए? जो मिल रहा था खा लेती तो कम से कम भूखी तो ना होती। अब बैठकर कोसती रहूं मुझे? तो लापरवाह अंदाज में बोला। इसका इरादा तो था इसके लिए इसकी बोली हुई चीज़ लाने का। वो बर्गर की शॉप के बाहर से गुजरते भूल गया कि आखिर खुशी ने क्या लाने का बोला था। इसके दिमाग में इस वक्त दरक की बताई बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, जिनमें से वो कुछ भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो इसे नज़रअंदाज करता तो दरक उसे दुनिया से ही नज़रअंदाज कर सकता था। थोड़ा सा दिल बड़ा करके वहाँ से कुछ खाने को ला दो। वो सामने स्टोर की जानिब इशारा करते बोली। तो आखिर को इस पर तरस ही आ गया। अच्छा यार, आ गया तरस तुम पर। तुम गाड़ी में बैठे रहो, मैं अब भी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ, भूखी बंदरी। वो इसका गाल खींचता उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। जल्दी लाना, भूख लगी है मुझे, वो लाड़ से बोली। वो जैसे ही बाहर गया इसे रूह नजर आई। इसके हाथ में एक प्यारा सा गोल मटोल सा बच्चा था, जिसे दूर से ही वो देख रही थी। वो समझ चुकी थी ये यारम का ही बच्चा हो सकता है। इसकी आंखें और गाल पर पड़ने वाले डिम्पल बिल्कुल यारम की कॉपी थे। इसे रहा ना गया तो इसने फ़ौरन रूह को पुकार लिया, और वो इसकी दोस्त थी। 2 साल से इन दोनों की कोई मुलाकात नहीं हुई थी और वो फ़ौरन ही रूह के सर पर जा सवार हुई। हाय रूही, कैसी हो तुम? वो इसका हाथ थामे हुए पूछने लगी तो एक पल के लिए रूह रुक गई। वो भी अपनी ज़बरदस्ती वाली दोस्त को भूल नहीं सकती थी। इसे मुस्कुरा कर देखा। कैसी हो तुम? खुशी ने उसे मुस्कुराते हुए पूछा था। अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ। ये तुम्हारा बेटा है? तुम्हारा ही होगा, ये तो बिल्कुल तुम्हारे हस्बैंड जैसा है, कोई भी इसे पहचान सकता है। खुशी ने मुस्कुरा कर इसे छूना चाहा, लेकिन शायद वो रोयाम को कुछ खास पसंद नहीं आई थी, इसीलिए वो इसे देखते अपना चेहरा फेर कर रूह की जानिब हो गया। अभी फ़िलहाल इसका मूड ऑफ था, क्योंकि इसकी जानू साई इसे छोड़कर किसी और का हाथ थाम कर चली गई थी। जानू साई की इस बेवफाई पर वो बेहद अफसरदा था।
वो बीमार है, रू ने शर्मिंदगी से बताया। और क्या हो गया इस हीरो को, क्यों बीमार हो गया? खुशी को इसकी बीमारी की जानकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी, जब अचानक रूह की नज़र खुशी के पीछे खड़े उस आदमी पर पड़ी। इसे पहचानने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा था। ये वही तो था जिसने सोनू को यारम के साथ भेजा था, और अब भी वो इसी के बारे में बात कर रहा था। रूह को जानकर हैरानगी हुई थी कि सोनू दरक का कुत्ता था, लेकिन इस बात से ज़्यादा रूह को ये जानकर हैरानगी हुई रही थी कि दरक ने शादी कर ली थी और इसकी गर्लफ्रेंड खुशी थी तब भी इसके साथ ही रह रही थी और हर जगह इसी के साथ थी। ये आराम के वापस आ जाने की वजह से वो ज़्यादा देर तो वो इनके पास रुक नहीं पाई थी, लेकिन वो यहाँ से काफ़ी परेशान होकर निकली थी। ये खुशी के साथ कौन है? परी दरक के साथ अस्पताल से बाहर निकलती पूछने लगी। इसका भाई है, ये भी मेरे साथ ही काम करता है। तुम गाड़ी में बैठो, मैं बात करके आता हूँ। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर इसे अंदर बैठने का इशारा करता राकेश की जानिब चला गया। तुम दोनों का एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं है क्या? तुम्हें मैं वहाँ अहम काम दे कर आया था और तुम यहाँ मज़े कर रहे हो। दफ़ा हो जाओ और जाकर काम पर ध्यान दो। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझे? वैसे सख्त नज़रों से घूरता हुआ बोला। वो मुझे इसने बोला था आने को, इसे कोई ज़रूरी बात करनी थी। राकेश ने खुशी को देखते हुए कहा। बकवास बंद करो अपनी, तुम्हारी शक्ल है ही ज़रूरी बात करने वाली। वैसे घूर कर बोली। बंद करो तुम दोनों अपनी फजूलियात। जाओ खुशी, अंदर से परी की रिपोर्ट्स तैयार करके लाओ। मैं परी को लंच पर ले जा रहा हूँ, तुम भी लंच करके आ जाना। वैसे देखते हुए बोला। सुन रहे हो भाई, ये है इस चुड़ैल को अपने साथ लंच पर लेकर जा रहे हैं और मैं मोहतरमा की रिपोर्ट्स लेकर घूमती रहूं इनके पीछे पीछे। वो गुस्से से राकेश को देखते अस्पताल के अंदर चली गई, जबकि वो नफ़ी में सर हिला था अपने काम की जानिब चला गया। मैम, पेशेंट का सरनेम बताएं। नर्स फुल फाइल बनाते हुए इसे पूछने लगी। परिजे दरक्षम, बल्कि नहीं, परिजे सिद्दीक लिखो। अगर वो इसका पति है, इसका ये मतलब नहीं है कि हर जगह इसके शौहर का नाम चलेगा। वो कुछ सोचते हुए बोली और कुछ ही देर में नर्स ने इसकी मुकम्मल फाइल तैयार करके इसके हवाले कर दी थी, जिसे लेकर वो सीधी दरक के घर ही जाने वाली थी। वो चेंज करके आई तो दरक कमरे में ही था। इन्हें वापस आते हुए काफ़ी वक्त लग गया था। दरक इसे अपने साथ बीच पर लेकर गया था, जिसकी वजह से इनकी वापसी होते शाम हो गई थी। दरक के साथ ये वक्त बहुत खूबसूरत और परसुकून था। वो बहुत खुश थी। वो दोनों वापस आए तो खुशी पहले ही आई हुई थी। पता नहीं क्यों वो लड़की से देखने में ही मुंह बना लेती थी। पता नहीं क्यों इससे बात करते हुए खुशी का मूड ऑफ हुई होता था। पता नहीं इस लड़की को मसला क्या था। एक तो ये लड़की वो समझ ही नहीं पा रही थी। किन सोचों में गुम हो, यहाँ खड़ा हूँ और तुम मुझे अपने ख्वाबों में दिख रही हो। अपने गालों पर देखते लबों का लम्स महसूस करके मुस्कुरा दी। मैं आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही, इसीलिए आप ज़रा दूर रहें। और वैसे भी जिनको मैं प्लास्टिक की गुड़ियाँ लगती हूँ, फिर या वो चू चू करने वाली चूज़ी लगती हूँ, इनके बारे में ज़्यादा सोच भी नहीं सकते। इसके सीने पर हाथ रख के इसे खुद से दूर करती वो मुँह बनाकर बोली। तुम्हें लगता है मुझे इन बातों से कोई फ़र्क पड़ता है? इन लोगों में से मैं नहीं हूँ जो अपनी बातों पर पछताएं या किसी की बातों के जाल में फंस जाते हैं। मैंने जो भी कहा है सब सच कहा था। मेरा एक लफ्ज़ कभी झूठ नहीं था। लड़की, मैं अब भी तुम्हें वही कहता हूँ जो पहले रोज़ से कहता था। हाँ, लेकिन अब मेरा तो देखने का भी अंदाज़ बदल गया है। तुम अब भी वही हो। वो इसकी ठोड़ी को उंगलियों से ऊपर करता आहिस्ता से इसके लबों को अपने लबों की कैद में ले चुका था, जब अचानक दरवाज़ा खोलकर खुशी अंदर दाखिल हो गई। वो बौखलाकर इससे दूर हुई, जिस पर दरक ने खूनखार नज़रों से खुशी की जानिब देखा। सॉरी, मैं फाइल देने आई थी, शायद आप लोग भूल गए हैं। वो हाथ में पकड़ी परी की रिपोर्ट दिखाते हुए बोली। खुशी, क्या ये इतना इम्पोर्टेंट था कि तुम कल नहीं दे सकती थी? वो बेहद गुस्से से खुशी को घूरते हुए बोला। परी से कुछ फासले पर खड़ी बुरी तरह से बौखलाई हुई थी। इसके अचानक आ जाने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खौफजदा हो गई। माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें और हाथ काँप रहे थे, जैसे अपने शौहर के साथ नहीं, वो किसी गैर के साथ कमरे में थी। आई एम सॉरी, लगता है मुझे अचानक नहीं आना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा ये फाइल बहुत अहम है, इसीलिए मैं देने आ गई। खुशी दरक की नज़रों से छुपने के बहाने तलाश करने लगी। इसे नहीं लगता था कि इसकी हरकत का ये रिएक्शन होगा। वो खुशी को जवाब देने की बजाय परी के पास आया और खुशी की परवाह किए बगैर इसने आहिस्ता से परी को थाम कर अपने सीने से लगाया। इसके अचानक इस कदम पर वो इसे सख्त नज़रों से घूरने लगी। तुम ठीक हो ना? इसे अपने सीने से लगा इसके माथे पर अपने लब रख कर वो फिक्रमंदी से पूछ रहा था। परी ने इसे आहिस्ता से हाँ में सर हिलाते हुए अपने आप को इसके सीने में छुपा लिया। बस कोई कुछ नहीं कहे। इसे यकीन था इसका दरक इसे कभी रुसवा नहीं होने देगा। खुशी को इशारा मिलते ही वो कमरे से बाहर निकल गई थी। वो इस मंजर को देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं थी। वो तो इन्हें दूर करने के लिए अचानक कमरे में दाखिल हुई थी, लेकिन वो और भी करीब हो जाएंगे इसने सोचा नहीं था।
दरक बिल्कुल ही पागल हो गया था इस लड़की के लिए। शायद वो इस लड़की के अलावा और कुछ सोचना ही नहीं चाहता था। खुशी चाहे इसे कितना ही अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन अब खुशी की पहुंच से वो बहुत दूर निकल चुका था। दरक, ये देखिए, मेरी फाइल पर गलत नाम क्यों लिखा हुआ है? ये किसी और की फाइल तो नहीं उठा कर लाए हैं? खुशी वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट संभाल कर रख रही थी कि बेध्यानी में ही इसे फाइल खोलकर इस पर लिखा नाम देखा, जिसका जो इसका तो हरगिज नहीं था। दरक ने इसके हाथ से फाइल लेकर चेक किया तो इस पर परिजे सिद्दीक लिखा हुआ था। इसके माथे पर लातादाद चिकने नुमाया हुई। एक तो इस लड़की से कोई काम ठीक से नहीं होता। इसने बेहद गुस्से से सोचा, हो सकता है नाम में अदल बदल हो गई हो। तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक करवा दूंगा, बल्कि मैं अभी ठीक करवा देता हूँ। खुशी को भेजकर तुम यहाँ बैठो, बस थोड़ी देर में आता हूँ। वो नरमी से इसका गाल थपथपा कर कमरे से बाहर निकल गया। ये क्या बेवकूफ़ी की है तुमने लड़की? वो फाइल इसके सामने फेंकता बेहद गुस्से से बोला। शायद वो भी इसकी बात को अच्छे से समझ चुकी थी, इसीलिए मुस्कुराते हुए फाइल उठाकर देखने लगी। ये बेवकूफ़ी नहीं है डार्लिंग, मैं तुम्हारा नाम किसी और के साथ कैसे बर्दाश्त करूंगी? बस इसीलिए तुम्हारा नाम इसके नाम से अलग कर दिया। वो आँख दबाती हुई मुस्कुराई। तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हो खुशी, मैं तुम्हारा नाम इस दुनिया से अलग कर दूंगा। मुझे चैलेंज मत करो, बहुत पछताओगी तुम। अभी के अभी ये नाम ठीक करा लाओ, जाओ वो, वरना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा? तुम्हारी सोच है। वो गुस्से से बेहद कम आवाज़ में गर्राया। तुम्हें लगता है तुम सारी ज़िंदगी हकीकत छुपा पाओगे? आज नहीं तो कल सच इसके सामने आ जाएगा। मैं सिर्फ इसे तैयार कर रही हूँ दरक, वो सीरियस अंदाज में बोली। इस वक्त वो मजाक के मूड में हरगिज़ नहीं थी। तुम्हें जो मैंने कहता हूँ तुम वो करो, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाओ, समझी तुम? और जाओ, ये फाइल अभी के अभी ठीक करके लाओ। वो फाइल इसके हाथ में ज़बरदस्ती थमाता हुआ बोला, ओके, मैं ये ठीक करके लाती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि मासूमा फिर भी जानलेवा हमला हुआ है। इसका बाजू फ्रैक्चर हो गया है। इसकी अचानक खबर पर दरक के कदम रुक गए। इसने मुड़ कर देखा। वो ठीक है, शारिफ ने बचा लिया था उसे। किसी ने पब्लिक प्लेस पर गोलियां चलाकर मारने की कोशिश की थी। पिछले 2 महीनों में ये 5वां हमला था इस पर। पहले किसी ने घर पर उसे मारने की कोशिश की और अब पब्लिक प्लेस पर। मेरे ख्याल में फ़िलहाल वो फ्लैट इन लोगों की नज़रों में नहीं है, वरना वहाँ पे भी हमला ज़रूर करते। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये इसी आदमी का काम है? खुशी सारी बात बताते हुए पूछने लगी। हमें मतलब नहीं है मासूमा से, ना ही इसके शौहर से, और ना ही यारम काज़मी के टीम के किसी भी मेंबर से। हमारी तरफ से भाड़ में जाए। तुम भी अपने काम से काम रखो। लोगों की खबरें देने से बेहतर है वो काम करो जब मैं तुम्हें कहता हूँ। जाकर नाम ठीक करा लाओ। वो गुस्से से बोला। आज जुम्मा का दिन था। सुबह सुबह अपने काम पर सब निकल गया था, लेकिन दोपहर में भी वापस आ गया और आते ही परी को सामान पैक करने के लिए कह दिया। परी, अपना सामान पैक करो, हम शिफ्ट कर रहे हैं फ्लैट में। ऐसे अचानक कमरे में आते हुए इस पर धमाका किया। वह हैरानगी से देखने लगी। वो घर क्यों छोड़ रहे थे? कितना अच्छा था ये घर, और दरक भी तो इस घर में रहना बहुत ज़्यादा पसंद करता था। ये जगह इसे बेहद अजीज़ थी, तो अचानक छोड़ने की क्या वजह थी? कुछ बताए तो सही, हम अचानक क्यों फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? हम यूँ अचानक घर छोड़कर क्यों जा रहे हैं? वो बेहद परेशान थी दरक के अचानक जाने वाले फैसले पर। हम ये घर छोड़कर नहीं जा रहे, बस कुछ दिनों के लिए यहाँ से फ्लैट में से जा रहे हैं। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल फ्लैट थोड़ा बड़ा है और मेरे काम करने वाली जगह के बहुत करीब है। मैं दिन में कितने ही चक्कर लगा सकता हूँ, और वो अस्पताल से बेहद करीब है। यहाँ दिन में आना मेरे लिए बेहद मुश्किल हो जाता है, और मैं वहाँ आसानी से आता जाता रहूँगा। जितने अच्छे से मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ, खुशी इतने अच्छे से तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकती। इसीलिए मेरा तुम्हारे पास होना बेहद ज़रूरी है। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ दिनों के लिए फ़्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं, जब तक तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ। और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पर खुशी हर वक्त तुम्हारे साथ होगी। वो प्यार से उसे समझाता उसे पैकिंग करने का कहकर खुद बाहर निकल गया था। ना चाहते हुए भी वो पैकिंग करने लगी। कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन वो ये जगह छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। इस घर में रहते हुए से खुद भी इस घर से, इस जगह से बेमोहब्बत होने लगी थी। वो लोग अगले ही दिन यहाँ पर शिफ्ट हो कर चुके थे। राकेश और खुशी भी अब नीचे वाले फ्लैट में शिफ्ट हो गए थे। ये जगह शहर के बीचों बीच थी। अस्पताल भी यहाँ से बेहद करीब था, और दरक के काम करने की जगह भी इस जगह के बहुत पास थी। यहाँ बहुत सी सहूलतें थी, लेकिन वो सोसाइटी वालों का साथ इसके लिए अहम था। लेकिन दरक ने इससे वादा किया था कि वो जल्दी इसे वापस ले जाएगा, लेकिन कुछ वक्त के लिए इसे यहीं पर रहना होगा। ये जगह परी नहीं थी, बल्कि इस घर से कहीं ज़्यादा मुनासिब थी। परी लिखा हुआ है। ये जगह बुरी नहीं थी, बल्कि इस घर से कहीं ज़्यादा मुनासिब थी, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर घर जैसी फीलिंग भी आती थी। छोटा सा घर जैसे अपने कोने कोने में अपनायत लिए हुए था।
इस जगह पर इसे अपना अपना महसूस होता था, जैसे वो इसी की जगह हो। और फ्लैट में ऐसी फीलिंग नहीं आती थी। बहुत सहूलत की कमी थी, जबकि फ्लैट में सब कुछ मौजूद था, लेकिन जो सुकून वहाँ था वो यहाँ नहीं था। सुबह सुबह अपने काम के लिए निकलते हुए इसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने से उसे मासूमा नजर आई। हाय हैंडसम, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी बेबी कैसी है? इसे मुस्कुराते हुए पूछा, जबकि इसके एक हाथ में मुशारिफ का हाथ और दूसरे पर बंधा प्लास्टर देखकर वो भी रुक गया। तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ है? वो उसके हाथ की जानिब इशारा करते हुए पूछने लगा। अरे ये कुछ नहीं, बस गिर गई थी, फ्रैक्चर हो गया है, इसे मुस्कुराते हुए बताया। दरक कुछ भी नहीं बोला। फिर मिलेंगे, मैं मुशारिफ को स्कूल छोड़कर आ जाऊं? शारिफ को बाहर निकलते देखकर इसने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि इसके आगे बढ़ते ही दरक दरवाज़ा बंद करते शारिफ की तरफ आया। ये मासूमा पर 5वां हमला है शारिफ, और तुम ये बेफिक्र हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हें इसकी परवाह है भी या नहीं? वो गुस्से से पूछ रहा था। तुम ऐसा नहीं कह सकते दरक, मुझे मेरी बीवी की परवाह है, तभी मैं घर छोड़कर यहाँ आया हूँ। और इस पर हमला यहाँ घर पर नहीं हुआ। वैसे भी हम पता लगा लेंगे हमला करने वाला कौन है। इतनी आसानी से छोड़ेंगे तो हम भी नहीं। वैसे मैं देख रहा हूँ तुम्हें मेरी बीवी में बड़ा इंटरेस्ट है। कहाँ तुम किसी की परवाह ही नहीं करते थे? कहाँ तुम आए दिन मेरी बीवी का हाल वो खैरियत पूछने आ जाते हो? कहीं मेरी बीवी को देखा तुम्हें बहनों वाली फीलिंग तो नहीं आती? कहीं जो जज्बात तुम्हारे रूह को देख कर नहीं जागते मेरी बीवी को देखते ही तो? फिक्र मत करो, मैं यारम की तरह जालिम हरगिज़ नहीं हूँ। तुम जब चाहे अपनी बहन से मिल सकते हो। वो शरारत से बोला। ये तुम्हारी गलत फहमी है शारिफ, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी बीवी। मुझे किसी के होने या न होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके हाथ पर पट्टी बंधी थी, इसीलिए खैरियत पूछ ली। और मुझे फ़र्क पड़े या ना पड़े, लेकिन तुम्हें फ़र्क पड़ना चाहिए। तुम्हारी बीवी पर जानलेवा हमला हुआ है और तुम इसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं। अपना ना सही अपने बेटे का ख्याल करो। ये ना हो कि तुम अब पता ही लगाते रहो और मासूमा का दुश्मन कौन है और वो दुश्मन अपना काम भी करके चला जाए। वैसे समझाते हुए बोला, वो जो कोई भी है मासूमा का दुश्मन है ही नहीं दरक, वो डेवल और डेवल के टीम का दुश्मन है। मासूमा का कोई दुश्मन नहीं है। वो यकीन से बोला। ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो सकता है कि कोई हो लेकिन तुम्हारी नज़र में ना हो, या तुम्हारी नज़र में हो लेकिन तुम इसकी तरफ से ज़रूरत से ज़्यादा बेफिक्र हो चुके हो। वो सरसरी से अंदाज में कहता आगे निकल चुका था, लेकिन शारिफ के कदम वहीं रुक गए थे। वो किसके बारे में बात कर सकता था? क्या मासूमा का कोई ऐसा दुश्मन था जो इसका जानलेवा हमला कर सकता था इस पर? यह मासूमा पर 5वां हमला था और सब लोग जानते थे कि यह हमला सिर्फ और सिर्फ मासूमा पर ही किया गया है, इसकी जान लेने के लिए। वो जो कोई भी था मासूमा को मारना चाहता था। इसका मकसद यारम की टीम के किसी मेंबर को मारना हरगिज़ नहीं था, लेकिन मासूमा से भला इसकी क्या दुश्मनी हो सकती थी? वो शारिफ को सरसरी अंदाज में अपनी बात क्लियर करके इसका ध्यान मासूमा के दुश्मनों की तरफ लगा चुका था। वो जानता था यारम इन सिलसिले में खामोश तो हरगिज़ नहीं बैठा होगा। आखिर मासूमा का इसके लिए अजीज़ थी। वो कोई आम नहीं, सिद्दीक की बेटी थी, और सिद्दीक यारम के लिए क्या था ये समझना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं था। वो जानता था यारम इस चीज़ पर खामोश हरगिज़ नहीं बैठेगा। वो अपना काम शुरू कर चुका था, लेकिन फिर भी वो इसे मोहतात रहने के लिए ही कह सकता था। हाँ, इसे परवाह नहीं थी इसकी इस तरफ से भाड़ में जाए यारम और इसकी टीम मेंबर, इसे सिर्फ और सिर्फ परी की परवाह थी। इसका इलाज करवाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था, और अब इसका इलाज करवाने के लिए वो जोया के बारे में सब कुछ जान लेना चाहता था। लेकिन इसके लिए ज़रूरी था कि परी के मेंटल हेल्थ पर किसी भी किस्म का कोई असर न पड़े। वो सुबह सुबह परी के साथ हाथ से ज़बरदस्त किस्म का खाना बनवा कर लाया था, और हमेशा की तरह आज भी परी बस इसे सवाल ही करती रही वो किसके लिए बनवा रहा है। इतनी कम मिर्चें वो हरगिज़ नहीं खाता था, इसीलिए तो परी कंफ्यूज होती थी। परी खाना बहुत अच्छा बनाती थी, इसीलिए वो हर संडे इसे स्पेशल खाना इससे बनाता था। वो गाड़ी चलाते हुए मुसलसल मासूमा के बारे में ही सोच रहा था। आजकल तारिक इसे बार बार फ़ोन कर रहा था। कभी तो वो फ़ोन उठा लेता था, लेकिन कभी नज़रअंदाज कर देता था। हाँ, क्योंकि इसे तारिक और ताहिर के होने ना होने से कोई मतलब नहीं था। अब आप अपने मकसद के लिए बेहद करीब था। पिछले 6 साल से वो ताहिर और तारिक की गुलामी कर रहा था। तारिक ताहिर जो कहते हैं वो आंखें बंद करके वही कर देता था। इसने पिछले 6 सालों में अपनी जान लगा दी थी इन दोनों की मदद करने में, और इसे क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं, सिवाय इन्फॉर्मेशन के। 6 साल से इस गुलामी का फल इसे बस मिलना था। 6 साल से इसने दिन रात एक एक करके तारिक और ताहिर को खुद पर यकीन करने पर मजबूर कर दिया था। वो इंसान जैसे किसी के ना होने से फ़र्क ही ना पड़ता था। वो तारिक और ताहिर का हर हुक्म क्यों मान रहा था, ये सोचने की गलती कभी तारिक और ताहिर ने कभी की ही नहीं थी।
अपना आप भुलाकर वो सिर्फ और सिर्फ इनके हुक्म पर चल रहा था, और वो ऐसा क्यों कर रहा था ये वो खुद भी नहीं जानते थे। दरक ने कभी इन लोगों को शक ही नहीं होने दिया, कभी अपने मकसद की तरफ इनकी सोच को आने ही ना दिया। और अब 6 साल के बाद वो इस मुकाम पर आ गया था कि बेफिक्र होकर अपना काम कर सकता था। इसे कल ही पता चला कि वह अपने 2 महीने ज़ाय कर चुका है। 2 महीने से इसका सबसे बड़ा दुश्मन मिस्र की जेल से आज़ाद हो चुका है। मासूमा पर 5वां हमला कर हो जाने के बावजूद भी यारम इसकी टीम बिल्कुल बेफिक्र थी। यकीनन यारम इस चीज़ की जड़ तक पहुंच चुका था और वो जान चुका था कि मासूमा पर हमला करने वाला कौन है, लेकिन यारम के इस तक पहुंचने से पहले इसे पहुंचना था। यारम हर काम में इसे आगे ही सही, लेकिन यहाँ पर वो इसे खुद से आगे नहीं जाने दे सकता था। इसे कर्ज अदा करना था, एक फ़र्ज़ था। यहाँ कर्ज है, यहाँ फ़र्ज़ है, तौबा है। इसे फ़र्ज़ अदा करना था, एक फ़र्ज़ अदा करना था, और अपना फ़र्ज़ अदा करने के लिए इसे यारम से 2 कदम आगे रहना था। आजकल यारम का सारा ध्यान इसी चीज़ की तरफ था, वो जानता था, लेकिन इसे यारम से पहले इस आदमी तक पहुंचना था किसी भी हाल में। क्या बात है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? हसन, सब कुछ ठीक तो है ना? परी की रिपोर्ट तुमने किसी डॉक्टर को चेक करवाने के लिए भेजी थी। तुमने कहा था कि तुम मुझे कुछ दिनों में बुलाओगे, लेकिन आज ही क्यों बुलाया? वो आज सबसे पहले अस्पताल आया था जहाँ हसन ने उसे ज़रूरी बात करने के लिए बुलाया था। मुझे तुम्हारा बोन मैरो चाहिए, मुझे बेहद ज़रूरत है, प्लीज़ इनकार मत करना, ये किसी छोटे से बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है। हसन इल्तिजा कर रहा था। मेरा किसी बच्चे से क्या लेना देना है? मैं तुम्हें अपनी बीवी का मसला बता रहा हूँ और तुम पता नहीं किन बातों में लगे हुए हो। बताओ मुझे, डॉक्टर ने परी की रिपोर्ट देखकर क्या कहा? दरक के पास फालतू बातों का वक्त हरगिज़ नहीं था। इसका भी कोई ना कोई हल निकल आएगा, लेकिन फ़िलहाल तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। एक छोटा बच्चा है, तकरीबन 2.5 साल का। इस वक्त वो बहुत बुरी हालत में है, ब्लड कैंसर है। इसे फ़ौरन से बचाने के लिए बोन मैरो की ज़रूरत है। इसके माँ बाप का बोन मैरो भी इसे मैच नहीं कर रहा। अगर तुम इसे अपना बोन मैरो दोगे तो? मेरा दिमाग ख़राब नहीं है जो लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करता रहूं। मैं क्यों किसी के लिए अपनी मुश्किलात में इजाफा करूंगा? कोई बच्चा जिए या मरे, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे बस मेरी बीवी की परवाह है, और बेहतर होगा कि तुम ये नए नए मसले निकालने के बजाय मेरी मसले पर गौर करो। बताओ मुझे, परी की रिपोर्ट्स को लेकर तुम्हारे इस डॉक्टर ने क्या कहा? वो गुस्से से अब इसका ध्यान परी की जानिब लेकर जा रहा था। इसे वाकई कोई मतलब नहीं था कि कोई जी रहा है जब ये मर रहा है। इस वक्त परी से ज़्यादा इसे किसी की परवाह ही नहीं थी। इस वक्त क्या इसकी ज़िंदगी में सिवाय परी के किसी की कोई फिक्र ही नहीं थी। डॉक्टर ने कहा है कि परी का खून चेंज करना होगा, और तुम्हारा खून इससे बिल्कुल मैच नहीं करता। दुबई में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो हर किस्म की बीमारी से आज़ाद हो, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, ऐसी ही मज़ीद कुछ जिस्मानी बीमारियां। परी को बिल्कुल साफ़ खून चाहिए। मैंने तुम्हारा खून चेक किया है, और तुम्हारे अंदर हाई ब्लड प्रेशर के थोड़ी बहुत सिम्टम हैं जो परी के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदाह साबित हो सकते हैं, और बाकी और कोई मसला नहीं है। तुम खुद ही परी के लिए कोई अच्छा ब्लड देने वाले का इंतज़ाम करोगे। तुम बस मेरी बात पर गौर करो। देखो, इस बच्चे के साथ तुम्हारा ब्लड मैच हो रहा है। तुम्हारी वजह से एक बच्चे की जान बच जाएगी। और एक बार फिर से इस मौजू पर आया तो दरक कुर्सी से उठ गया। जिन चीज़ों से मेरा मतलब नहीं, मुझे इन चीज़ों में घसीटने की ज़रूरत भी नहीं है। वो गुस्से से उसे देखता बाहर निकल गया, जबकि हसन सिर्फ उसे देखता रहा। वो इसे बता भी नहीं पा रहा था कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, और ये बात जानकर ही इतना गुस्सा कर रहा था। और अगर इसे ये पता चल जाता कि वो यारम के बेटे की बात कर रहा है तो ना जाने इसका क्या रिएक्शन होता। वो गहरी नींद में था जब परी का हाथ इसे अपनी शर्ट पर महसूस हुआ। वो उसके कॉलर को मुट्ठी में दबोचे बड़बड़ा रही थी, मत मारो प्लीज़, इसे मत मारो, वो इसे मार रहा है, प्लीज़ कोई तो बचा लो इसे। हर रोज़ की तरह आज भी वही सारी बातें वो गौर से आंखें खोले से सुनने लगा। अब वो इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। डॉक्टर के मुताबिक अगर वो इसके ये ख्याल ख़त्म ना कर सका तो यकीनन वो अपने ही ख्यालों में पागल हो जाएगी। कौन मार रहा है परी? बताओ मुझे, मैं बचाऊँगा। तुम बताओ मुझे, कौन है वो? किसे मार रहा है वो? इसे अपने करीब करता, इसे अपनी सीने से लगाते, इसकी पीठ सहलाता, बेहद नरमी से पूछने लगा, जोया को मार रहा है, पाशा मार रहा है। देखिए वो मार रहा है, वो मर जाएगी। कोई नहीं बचा रहा उसे, प्लीज़ बचाए उसे, वो मर जाएगी। पाशा मार डालेगा उसे, मैंने देखा है उसे मार रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसके हाथ की गिरफ्त इसकी शर्ट पर मज़ीद सख्त होती जा रही थी। वो अपने बेहद करीब किए से सुने जा रहा था। इसका डर, खौफ सब इस वक्त इसके चेहरे पर वाज़ेह था। कोई यकीन नहीं करता मुझ पर, कोई भी यकीन नहीं करता। मैं कैसे सबको यकीन दिलाऊं, कैसे बताऊं कि जोया मर गई मेरी आंखों के सामने। जोया, इसका वजूद, वो हकीकत है।
कोई क्यों एक भी यकीन नहीं करता मुझ पर। वो इसके सीने में सर छुपाए फूट फूट कर रोने लगी। वो जाग रही थी, इसके सीने पर सर रखे वो बुरी तरह से रो रही थी। अगर कोई यकीन नहीं करता मुझ पर तो मैं पागल हो रही हूँ, मैं पागल हूँ। वो भीगी आंखों से उसका चेहरा देखते हुए बस रोई जा रही थी। मैं यकीन करता हूँ तुम पर परी, मुझे बताओ, सब बताओ मुझे। मुझे यकीन है तुम पर, मैं जानता हूँ ज़ोया है। कोई तुम पर यकीन करे या ना करे, मैं करूँगा। तुम मुझे बताओ, तुम जो भी जानती हो सब कुछ बता दूँ। कौन है पाशा? क्यों मारा इसने ज़ोया को? वैसे यकीन दिलाते हुए पूछने लगा। मुझे नहीं पता इसने क्यों मारा, मगर इसने मार डाला, मेरी आंखों के सामने मार डाला। मैं कुछ भी नहीं कर सकी, मैं कुछ भी नहीं कर सकी अपनी दोस्त की मदद के लिए। यहाँ तक कि सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी मैं ज़ोया के लिए आवाज़ नहीं उठा पाई। सब कहते हैं ज़ोया का कोई वजूद ही नहीं है, सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो थी, लेकिन कोई मेरा यकीन नहीं करता। इन सब लोगों को ज़ोया को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। मैं सच कहती हूँ दरक, वो बचपन से मेरे साथ थी। हमने ज़िंदगी का एक एक लम्हा एक साथ गुजारा है, लेकिन वो अब कहीं नहीं है, ना तस्वीरों में, ना किसी की यादों में। किसी को याद ही नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? इतने सारे लोग इसे भूल गए। इसके सीने से लगी। वो खुद हैरान थी, जबकि इसकी बातों को सुनता वो भी परेशान हुआ। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें यकीन है ना कि ज़ोया थी तुम्हारे साथ, बस तो तुम्हें वो किसी को सफाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने ज़ोया को महसूस किया है, इसे अपने साथ देखा है, अगर वो तुम्हारी यादों में ज़िंदा है तो वो है। जो लोग इसे भूल गए हैं भूलने दो। तुमने इसे इंसाफ दिलाना चाहती हो ना, इसके हक़ में आवाज़ उठाना चाहती हो, इसके कातिल को सज़ा देना चाहती हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं इसे सज़ा दिलाऊंगा। मुझे तुम पर यकीन है। वैसे अपने सीने से लगाता यकीन दिला रहा था। वादा? अपना हाथ इसके सामने करते हुए वो वादे मांग रही थी। दरक ने आहिस्ता से उसका हाथ थाम कर अपने लबों से लगा लिया। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर ज़ोया का वजूद था तो इस दुनिया से इस तरह बनाम व निशान जाने नहीं दूंगा मैं। इसके माथे पर अपने लब रखते हुए इसे यकीन दिला रहा था। परी ने इस पर यकीन करते हुए परसुकून होकर अपनी आंखें मूंद ली। पिछले 1 साल से वो ज़ोया को, इसकी यादों को जिंदा रखे हुए थी। जिसको सबने भुला दिया था वो इसे भूल नहीं पाई थी, और इसे यकीन था दरक इसका साथ ज़रूर देगा। नहीं, मैं नहीं जा रही अस्पताल, बस बहुत हो गया। ये रोज़ रोज़ के चक्कर मुझसे नहीं लगाए जाते। खुशी ने इसे आकर बताया कि थोड़ी देर में दरक आने वाला है, तो इसे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए, जिस पर इसने फ़ौरन इनकार कर दिया। आए दिन अस्पताल के चक्कर लगा लगा कर वो थक चुकी थी। दरक आजकल पता नहीं कौन कौन से डॉक्टर से मिल रहा था। कुछ दिन पहले दरक ने इसकी पूरी बात को इत्मीनान से सुना था। इसे जो भी पता था, जो भी इसने अपनी आंखों से देखा था, इसने दरक के सामने जाहिर कर दिया था। लेकिन शायद दरक भी इसे बाकियों की तरह पागल ही समझता था। इसीलिए ज़ोया के बारे में जानने के बजाय वो इसके इलाज के पीछे पड़ गया। वो भी खामोश हो गई थी। इस बारे में इसने दोबारा दरक से कोई बात ही नहीं की। बात करती भी तो क्या, शायद ये सब कुछ इसकी सोच ही थी। ज़ोया का कोई वजूद ही नहीं था, शायद वो सब कुछ इमेजिनेशन थी। ज़ोया का बचपन, जवानी, वो सारे लम्हात और फिर इसकी मौत, इसकी कोई खबर नहीं थी, कोई आखिरी निशानी नहीं थी। सिर्फ ख्यालों में रहने वाला इंसान भला जिंदा कैसे हो सकता है? दरक ने कहा कि अस्पताल तो तुम्हें जाना होगा, वो नीचे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। इसे मुझे कहा है कि तुम्हें बता दूं, आगे तुम्हारी मर्जी, अगर तुम जाना चाहो तो जाओ। वो लापरवाह अंदाज में कहती सोफे पर बैठ गई। जब अचानक ही परी का फ़ोन बजने लगा। दरक के अलावा इसका नंबर और किसी के पास नहीं था। खुशी भी जानती थी कि फ़ोन करने वाला कौन है। वो इससे फ़ोन की जानिब इशारा करने लगी, जैसे कह रही हो सब संभालो खुद ही, सब कुछ। हेलो जी, मैं आ रही हूँ, बस नमाज अदा करने दे। वो मुंह बसोड़ते बोली तो खुशी हंस दी। दरक के सामने किसी की नहीं चलती थी, तो इसकी बीवी कौन सा आसमान से उतरी थी? देखो नेक बीबी, ये नमाज वगैरह बाद में आकर पढ़ लेना। डॉक्टर मैथोस अमेरिका से सिर्फ चंद दिन के लिए आया है, और ये अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल से मिली है। बेहतर है कि तुम पहले अस्पताल से होकर आ जाओ। खुशी ने उसे समझाते हुए कहा, मैथोस अमेरिका से हो या किसी भी मुल्क से, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहले ज़रूरी मेरे लिए नमाज है। अगर अल्लाह की रज़ा नहीं होगी तो मैं कहीं पर भी नहीं जा पाऊँगी। वैसे समझाते हुए जाए नमाज बिछाने लगी। और मुझे तुम लोगों की समझ ही नहीं आती, कभी नमाज कभी रोज़े, पता नहीं क्या क्या करते रहते हो तुम लोग। खुशी वहीं सोफे पर लेटती हुई बेजारी से बोली, ये नमाज रोज़े हमें हमारे रब की करीब करते हैं। हम सब हर वो काम करते हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए हो, जिससे खुश हो। तुम इंसानों से ज़्यादा खुदा को खुश रखने में यकीन रखते हैं। खुशी की बात का बुरा मनाए बगैर वो नीयत बांधते हुए बोली, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा खुदा खुश हो जाता है? खुशी के सवाल का काफ़ी देर तक कोई जवाब ना आया तो वो बेजारी से उठकर बैठ गई।
ये पहली बार तो नहीं हुआ था, तकरीबन 2 हफ्ते हो गए थे इसे यहाँ रहते हुए, और वो जब भी नमाज अदा करना शुरू करती इसे यूं ही नज़रअंदाज कर देती थी, जैसे इसका कोई वजूद ही ना हो। वो इसे किसी भी किस्म की तकलीफ़ नहीं देती थी। खुशी ने बहुत कोशिश की थी उसे लड़ झगड़ कर अपना गुस्सा कम करने की। इस लड़की की आदत ही अजीब थी, वो किसी भी बात का बुरा मनाती ही नहीं थी, और अगर मनाती भी थी तो गुस्सा निकालने का अंदाज़ ऐसा था कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता वो गुस्से में है। खुशी अपने मोबाइल में मसरूफ़ थी। जब वो जाए नमाज उठाकर दुपट्टा ठीक करती, इसे अपने साथ चलने का इशारा करने लगी। हो गई तुम्हारी नमाज ख़त्म? वो उठती हुई इसके पीछे आई। हाँ तो तुम्हें क्या लगा, नमाज पढ़ने में क्या बहुत वक्त लग जाएगा? नमाज पढ़ने में तो 5 मिनट भी नहीं लगते, बस हम ही काम चोरी से काम लेते हैं। क्या कह रही थी तुम? तब मैं खुदा नमाज पढ़ने से खुश होता है या नहीं? वो इसके साथ नीचे आती इसकी पिछली बात याद करते हुए बोली, अगर नमाज अदा करने से हमारे रब को खुशी नहीं होती तो वो कभी भी हमें नमाज अदा करने की तौफीक अता ही नहीं करता, और अगर ये इसकी खुशी का सबब ना बनता तो शायद हुक्म भी ना दुनिया में जारी ना होता। हम मुसलमानों को पैदा ही इसलिए किया गया है हम अपने रब की बेशुमार नियामतों का शुक्र अदा कर सकें। तो तुमने शुक्र अदा कर लिया सारी नियामतों का? वो इसके साथ चलती हंसते हुए बोली, मेरी औकात कहाँ है कि मैं इसकी सारी नियामतों का शुक्रिया अदा कर सकूं? यह भी है, इसका करम है जो अपने सामने झुकने की तौफीक देता है। वो गाड़ी में बैठती मुस्कुराते हुए बोली, तुम मुसलमान मेरी समझ से बाहर हो। तुम लोगों की ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा होता है तो तुम लोग सारा क्रेडिट अपने खुदा को देते हो, और जो बेचारा तुम लोगों की ज़िंदगी में कुछ अच्छा करता है उसका नाम कहीं पर नहीं आता। तुम फिर से वही बात कर रही हो खुशी, हमारे खुदा को क्रेडिट की भी ज़रूरत नहीं होती, और जो बेचारा हमारी खुशी का सबब बनता है, ज़रा सोचो इसे हमारी खुशी का सबब कौन बनाता है? इसे वसीला कौन बनाता है? हम तक खुशियाँ पहुँचाने का अल्लाह अपने किसी न किसी नेक इंसान को हमारे लिए भेजता है। हो सकता है इसने तुम्हारी ज़िंदगी में भी किसी ऐसे इंसान को भेजा जो कि तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत सारे मसाइल को हल कर गया हो सकता है इसने तुम्हारी ज़िंदगी में किसी ऐसे इंसान को भेजा हो जो तुम्हारे लिए खुशियों का सबब बना हो, तुम्हें मुसीबत से निकालने का वसीला बना हो। कोई ऐसा इंसान जिसका एहसान तुम सारी ज़िंदगी नहीं उतार सकती। इसे मुस्कुराते हुए खुशी से पूछा, हाँ सिद्दीक। इसके लब हिले, लेकिन परी को इसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी, जबकि दर खामोशी से गाड़ी चला रहा था। यकीनन होगा कोई, लेकिन क्रेडिट उसी इंसान ने ले लिया होगा, क्योंकि अल्लाह को तो क्रेडिट की ही ज़रूरत नहीं। लेकिन किसी दिन तन्हाई में बैठकर सोचना कि उस शख्स को तुम्हारी मुसीबत में तुम्हारे पास भेजने वाला कौन है। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जबकि खुशी बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। वैसे बातों में जीत नहीं सकती थी, लेकिन पिछले 2 हफ्तों में परी के साथ वो एक चीज़ नोट कर रही थी, वो थी इसकी पाबंदी, नमाज की पाबंदी थी। किसी भी हालत में होती अपनी इबादत नहीं छोड़ती थी। मेंटल डिसऑर्डर एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है, लेकिन इस लड़की को ये बीमारी है, इस पर मुझे थोड़ा डाउट है। डॉक्टर मैथोस ने परी की तमाम रिपोर्ट चेक करके हसन से बात की। इनके मुताबिक परी को इस तरह की कोई बीमारी ही नहीं थी। इसकी दिमागी हालत काफ़ी हद तक ठीक थी, लेकिन मुसलसल टेंशन लेने की वजह से वो इस बीमारी का शिकार हो रही थी, और आगे जाकर ये इसके लिए बहुत बड़ा मसला बन सकती थी। और इस वक्त मीटिंग में थे। डॉक्टर मैथोस ने परी का चेकअप करके एक इंजेक्शन लगाने को कहा था। परी इस वक्त नर्स के साथ दूसरे रूम में थी। मतलब क्या आप कहना क्या चाहते हैं कि इसे इस तरह की कोई इमेजिनेशन की बीमारी नहीं है? वो जो कुछ बताती है वो सब कुछ हकीकत है? दरक ने पूछा। मैं ये नहीं जानता वो कुछ भी कहती है वो सच है या झूठ, लेकिन जिस बीमारी को लेकर आप लोग टेंशन ले रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। आपकी वाइफ किसी भी तरह की दिमागी बीमारी का शिकार नहीं है। हाँ, लेकिन इन सब चीज़ों को सोचते हुए वो माइग्रेन का शिकार हो सकती है, क्योंकि वो बहुत सारी सोचें लेकर चल रही है। बाकी खून का मसला पैदाइशी है, जो कि कमज़ोर और 7 मंथ्स चाइल्ड्स में होता है। दिमागी कमज़ोरी से भी इंसान खून के मसाइल का शिकार हो जाता है। आप इनके खून के मसाइल हल करें, जो कि इनके डर के ख़त्म होने के बाद ही ख़त्म हो सकता है। डॉक्टर मैथोस ने उससे हाथ मिलाते हुए अपनी बात ख़त्म की और उठकर खड़ा हो गया। वो भी डॉक्टर को अलविदा कहता हसन के साथ वहीं बैठ गया था। इससे परी के बारे में मज़ीद कुछ बातें करनी थी, जबकि डॉक्टर हसन एक बार फिर से इसे इसी मौजू की जानिब ले आया था। लेकिन इस बार डॉक्टर हसन ने उसे कुछ भी नहीं छुपाया था। जिस बीमार बच्चे के बारे में वो बात कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि रोयाम था। इसका बोन मैरो इसके बोन मैरो से ज़्यादा मैच करता था, और इस वक्त रोयाम एक बहुत बड़ी बीमारी का शिकार था। मासूमा वाले केस पर यारम की खामोशी से अब समझ में आई थी। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद यारम ने किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया था। वो तो इंतज़ार में था कि यारम कब इस आदमी से इसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाएगा।
इसका सर बुरी तरह से चकरा रहा था, न जाने से किस चीज़ का इंजेक्शन दिया गया। वह आहिस्ता आहिस्ता चलती डॉक्टर हसन के कैबिन की जानिब जा रही थी जब इसे अंदर से पुकार की आवाज़ सुनाई दी। एक बच्चा बुरी तरह से रोते हुए इसे अपनी जानिब आने को कह रहा था। वो लम्हों में ही इसे पहचान चुकी थी। ये वही बच्चा था जो इस दिन इस लड़की के साथ था। इसके हाथ पर ड्रिप लगी थी। इसका छोटा सा हाथ सुर्ख था। इस छोटे से बच्चे की आंखों में आंसू देखकर वो अपनी तकलीफ सिरे से ही भूल गई। मैम, क्या आप इस बच्चे को जानती हैं? वो आपको बुला रहा है, प्लीज़ आप अंदर आ जाएं। इसकी माँ बाप दोनों ही मीटिंग में हैं और वो अपना हाथ बार बार हिलाकर ड्रिप ही उतार देता है। आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दें। नर्स अरबी ज़बान में बात कर रही थी। वो इसकी कोई भी बात समझ में नहीं आई। इसे बस ये पता कि वो छोटा मासूम बच्चा तकलीफ़ की वजह से रो रहा है। वो नर्स को नज़रअंदाज करते हुए अंदर दाखिल हुई जहाँ वो इसे बुला रहा था। जानू सही। वो इसे अपने पास बुलाता पल में ही इसके सीने से लग गया। परी ने आहिस्ता से इसका नन्हा सा हाथ थाम लिया जिस पर ड्रिप लगी हुई थी। वो मुसलसल हिलने की वजह से इसकी तकलीफ़ की वजह बन रही थी। नहीं मेरा बच्चा, मैं आपकी दानू साई नहीं बल्कि मैं तो परी हूँ। वो इसे अपना तारुफ करवाते हुए प्यार से बोली। परी मीन्स फेरी। रोया मासूमियत से उसके चेहरे को देखते हुए पूछने लगा तो बेइख्तियार मुस्कुरा दी। हाँ बिल्कुल फेरी, वही जिसको जादू करना भी आता है। मैं आपको जादू दिखाऊं? अभी देखना, मेरे इस बैग से चॉकलेट निकलेगी। इससे तकलीफ से बचाने के लिए हवा में हाथ लहराए तो रोयाम अपनी नीली आंखें खोले से पूरे गौर से दिखने लगा और फिर जैसे ही परी के बैग से चॉकलेट निकली वो खुशी से खिल उठा। लेकिन इसके अगले सवाल पर परी को मुश्किल में डाल दिया। आप फैमिली, यहाँ पे ना उसकी तोतली सारी ज़बान में बात है। आप फैरी हो तो आपके पर किधर है? पर तो मेरे खड़ूस देव ने काट दिए ना। इसके मासूमियत से सवाल करने पर इसने फ़ौरन जवाब बनाकर इसे पेश किया। खलूश यूँ। रोयाम ने बड़ी मुश्किल से मुंह के बेशुमार डिज़ाइन बनाते हुए ये नाम अदा किया जिस पर परी अपनी बेसाख्ता आने वाली हंसी को रोक नहीं पाई थी। हाँ, खड़ूस देव, जिसने मुझे कैद कर लिया है और मेरे पर भी काट दिए हैं। अब मैं उड़ भी नहीं सकती। वो मज़ीद मासूम सी शक्ल बनाती उसे अपनी बात पर यकीन करने के लिए मजबूर कर रही थी और रोयाम को यकीन भी आ गया था। आप मेरे बाबा को बताओ, वो आपको इस खड़ूस देव से बचा लेंगे। रोयाम ने उसे मशवरा दिया। परी बेचारी तो इसके बात करने के अंदाज पर ही फिदा हो गई थी, बल्कि पूरी की पूरी फ्लैट हो गई थी। है सच्ची? तुम्हारे बाबा बचा सकते हैं मुझे? वह हैरान हुई। हाँ, आप मेरे बाबा को बताओ, मेरे बाबा सुपरमैन है। वह आपको इस खड़ूस देव से बचा लेंगे। वह इस खड़ूस देव को डिशुम डिशुम करेंगे। रोयाम ने उसे अपने बाप की पावर दिखाई। हाँ ना, प्लीज़ तुम अपने बाबा को बताना कि एक प्यारी सी मासूम सी परी खतरे में है। परी इसका हाथ थामे मासूमियत से अपनी आंखें दुखी तरी दास्तान सुना रही थी। ओके, मैं अपने बाबा को बताऊंगा और आपकी हेल्प वो करेंगे। वो अपने छोटे से हाथ की जानिब देखते हुए इसे कहने लगा जहां अब तक ड्रिप लगी हुई थी। परी ने नर्स को इशारा करते हुए इसका नन्हा सा चेहरा अपनी जानिब किया। तुम मेरी मदद करोगे ना? अपनी दोस्त को बचाओगे ना इस खड़ूस देव से? वो इसका ध्यान बटाने लगी थी। इसे डर था कि अपने हाथ के दर्द को महसूस करके वो फिर से रोने लगेगा। हाँ, मैं आपकी मदद करूँगा, आई प्रॉमिस। इसने फ़ौरन वादा किया। इसके अंदाज पर परी ने मुस्कुराते हुए इसके गाल पर अपने लब रखे तो वो लम्हे में सुर्ख होकर शर्मा दिया। दरवाजे पर खड़ा हसन इसकी सारी बातें सुन रहा था। आपके शौहर मीटिंग रूम में आपका वेट कर रहे हैं, हसन ने मुस्कुराते हुए इसे कहा तो वो फ़ौरन उठकर इसके साथ ही आ गई। बाय हैंडसम, वो रोयाम को देखती प्यार से बोली तो इसने भी खुशी खुशी उसे बाय किया। बहुत प्यारा बच्चा है ना? वो इसके साथ आते हुए कहने लगा तो परी बेइख्तियार मुस्कुरा दी। बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा, माशाल्लाह, अल्लाह ज़िंदगी दे। मैंने ज़िंदगी में पहले कभी इतना प्यारा बच्चा नहीं देखा। वो बातें कितनी प्यारी करता है। पर इसकी तारीफ़ किए बिना ना रह सकी। जबकि हसन ने मुस्कुराते हुए इसके लिए कैबिन का दरवाज़ा खोला तो मैं अगले हफ्ते ही इन्हें वापस लाना है। जब डॉक्टर मैथोस एक हफ्ते के बाद इनकी कंडीशन में कितनी चेंजिंग आती है वो खुद ही चेक करेंगे, डॉक्टर हसन दरक को बता रहा था जबकि परी अपनी फाइल पर रखी दूसरी फाइल देख रही थी। यकीनन वो इसकी नहीं थी। इसका ध्यान फाइल की जानिब देखकर हसन ने अचानक उसे मुखातिब किया। आप थोड़ी देर पहले इस छोटे बच्चे के साथ इस कमरे में थी ना? ये इस बच्चे की रिपोर्ट्स है। डॉक्टर हसन ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। अच्छा, ये इसकी फाइल है? हाँ, मैं वहीं पर थी। वो बच्चा बहुत प्यारा है। दरक परी ने मुस्कुराते हुए दरक को देखा। हाँ, वो बच्चा प्यारा तो बहुत है लेकिन बहुत बड़ी बीमारी का शिकार है। एक शख्स है, इसकी छोटी सी जान खतरे में है।
जिसका बोन मैरो इसे मैच करता है वो जालिम इंसान अपने हार्टेस्ट होने का सबूत दे रहा है। हसन का लहजा तलख था। दरक ने उसे घूर कर देखा। दरक जानता था कि सामने रखी हुई फाइल किस बच्चे की है, क्योंकि वो इसे मजबूर कर रहा था कब से इस फाइल को देखने के लिए, लेकिन दरक ने ध्यान न दिया। मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? परी कुछ परेशानी से पूछने लगी। कहना क्या है? मैंने आपके शौहर की बात कर रहा हूँ। इस बच्चे को देखा है आपने? इसे ब्लड कैंसर है। लुक मियाँ, इस बच्चे को बोन मैरो की ज़रूरत है और इसके वालिदैन से इसका बोन मैरो मैच नहीं कर रहा, लेकिन आपके शौहर से मैच कर रहा है। लेकिन इस बच्चे को देखकर इन्हें किसी किस्म का कोई तरस ही नहीं आता, बल्कि इन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो बच्चा ज़िंदा रहता है या मरता है। इस बच्चे के पास बहुत कम वक्त है। इस बच्चे की ज़िंदगी शुरू होने से पहले ख़त्म होने वाली है। वो फूल जो अभी मुकम्मल तौर पर खिला ही नहीं, हमेशा के लिए मुरझा जाने वाला है। हसन दरक के घुरने पर भी खामोश न हुआ। इस वक्त इसके लिए रोयाम से ज़्यादा शायद ही कुछ और अहम नहीं था। दरक को बोन मैरो के लिए मनाना हरगिज़ से आसान नहीं था, लेकिन परी के लिए इसका जुनून वो दिन ब दिन देख रहा था। क्या दरक इस बच्चे की जान बचा सकते हैं? इसने एक नज़र दरक की जानिब देखते हुए हसन से पूछा। हाँ, लेकिन अगर ये चाहे तो। मेरा मतलब है, अगर इनके दिल में इस छोटे मासूम से बच्चे के लिए थोड़ा सा भी हमदर्दी जाग जाए और ये अपना दिल थोड़ा सा बड़ा करके इस तकलीफ़ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाए, तो इस बच्चे की जान बच सकती है। डॉक्टर के कहने पर परी ने उम्मीद भरी नज़रों से दरक की जानिब देखा था। घर चलते हैं, बहुत वक्त हो गया है। वह इसका हाथ थाम कर उसे अपने साथ ले जाने लगा। दरक, वो बच्चा बहुत प्यारा है। मुझे तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इसे इतनी बड़ी बीमारी होगी। वो तो खुदा का शुक्र है कि आप इसे बचा सकते हैं, वरना मैं किसी को नहीं बचा सकता परी, और ना ही मुझे किसी से मतलब है। मैं यहाँ इस अस्पताल में तुम्हारे इलाज के लिए आता हूँ, दूसरों का इलाज करने के लिए नहीं आता। मुझे इस बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए तुम अहम हो। तुम ठीक रहो और बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम भी इन सब के बारे में बात करने से बेहतर है कि अपने बारे में सोचो। तुम ठीक हो रही हो। डॉक्टर ने मुझे तुम्हारे बारे में जो कुछ बताया वो सब। डॉक्टर मेरे बारे में क्या कहता है क्या नहीं, ये मायने नहीं रखता दरक। मायने ये रखता है कि वो छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रहा है और आप इसे बचा सकते हैं, लेकिन आप इसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। हाँ, क्योंकि मुझे इस बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। वो इसकी बात काटते हुए ज़रा सख्त लहजे में बोला। लेकिन मुझे लेना देना है दरक। वो बच्चा एक ही मुलाकात में मुझे इतना अजीज़ हो गया है और आप इसकी जान ज़रूर बचाएंगे। दरक, ज़रा सोचिए, आप इस बच्चे की जान बचा सकते हैं। अल्लाह ने आपको इस बच्चे के लिए वसीला बनाया है, आपको चुना है इसकी जान बचाने के लिए। ज़रा सोचिए तो सही, वो बच्चा आपकी वजह से बच सकता है। परी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। मुझे इस बच्चे से कोई लेना देना नहीं है परी। तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रही हो? क्यों बेकार में दूसरों की मुसीबतों को अपने सर पर ले रही हो? जिस चीज़ से हमारा कोई मतलब ही नहीं है, हमें इसमें घुसने की क्या ज़रूरत है? ये कोई मुसीबत नहीं है दरक। वो मासूम बच्चा, इसकी जान खतरे में है, इसे आपकी मदद की ज़रूरत है, पर आप इतने संगदिल बन रहे हैं। बस करो परी, मेरे पास ये सारे फजूलियात सुनने का बिल्कुल वक्त नहीं है। चलो घर चलते हैं, बहुत वक्त हो गया है। वो बेहद गुस्से से बोला। इसके गुस्से को देखकर वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? वो सिर्फ इसके लिए खाना टेबल पर लगा कर अंदर जाने लगी कि अचानक दरक ने इसका हाथ थाम लिया। मुझे भूख नहीं है। वो अपना हाथ इसके हाथ से छुड़वाती अंदर जाने लगी। क्या मसला है तुम्हारे साथ? जब से अस्पताल से वापस आई हो इस तरह से क्यों बिहेव कर रही हो? वो नोट कर रहा था। अब जब से अस्पताल से वापस आई थी बिल्कुल खामोश हो गई थी। गाड़ी में भी इसने कोई बात नहीं की थी, बल्कि बिल्कुल इससे मुखातिब भी नहीं किया। आई एम सॉरी, वो बेहद मध्यम आवाज़ में बोली। सॉरी किस बात की नहीं? सॉरी, इसके चेहरे की उदासी देखकर वो बेचैन हुआ था। इसका मासूम चेहरा अपने हाथों में लिए वो इसकी परेशानी की वजह तलाश करने लगा। आपको गलत समझने के लिए मैं आपको एक बहुत खूबसूरत दिल का मालिक समझती थी। मुझे लगता था कि जो शख्स मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, मुझसे इतना प्यार जताता है, इसे मुझसे जुड़ी हर चीज़ से मोहब्बत होगी। लेकिन मैं गलत थी। मैं आपको बहुत गलत समझ रही थी। सच तो वो था जो लोग मुझे आपके बारे में बता रहे थे। वहाँ सोसाइटी में मौजूद हर शख्स यही कहता था कि आपके अंदर दिल नहीं पत्थर है। और मैं पागलों की तरह सबसे लड़ते हुए कह रही थी कि आप ऐसे नहीं हैं जैसे सब कहते हैं, बल्कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। बहुत प्यारा सा दिल है आपके पास। लेकिन मैं गलत थी, क्योंकि अगर आपके पास एक प्यारा सा दिल होता तो आपको वो मासूम बच्चा दिखता जो अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए आपके रहम करम पर है। अल्लाह ने आपको इसके लिए एक वसीला बनाया और आप इस मासूम की ज़िंदगी से खेल रहे हैं।
मैं और कुछ नहीं जानती दरक। अगर इस बच्चे को कुछ हुआ तो इस बच्चे के कातिल आप होंगे, क्योंकि आप वो वाहिद इंसान हैं जो इस बच्चे को बचा सकते हैं। बस इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानती। वो उदासी से कहती अपना हाथ इसके हाथ से निकालती अंदर कमरे में बंद हो गई। दरक को इस वक्त इस पर बेहद गुस्सा आ रहा था, जो ना तो खाना खा रही थी और ना ही अपनी मेडिसिन ले रही थी। वो सारी रात जागता रहा था, लेकिन परी खुद को बंद किए हुए थी। इसने ना तो कमरे का दरवाज़ा खोला था और ना ही खुद कमरे से बाहर हुई थी। 2 बार इसने कोशिश की थी इससे बात करने की। इसने प्यार से दरवाज़ा खटखटा कर उसे खाने के लिए कहा था, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं मिला। एक तो इसकी भूख और फिर मेडिसिन ना लेने की वजह से इसे इस वक्त इसकी ये जिद बहुत बुरी लग रही थी। पता नहीं इस लड़की को पराए पंगों में घुसने का क्यों शौक चढ़ा रहता है। पहले सोसाइटी के एक एक घर में जाकर इसे हमदर्दी जतानी होती है, दूसरों की मुसीबतें अपने गले में डालकर घूमने का शौक है इसे, और अब ये नई मुसीबत पालनी है। बोन मैरो का मतलब समझती भी है ये लड़की। इस बच्चे को अपना बोन मैरो देने के बाद मुझे कितनी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ेगा, उसे एहसास तक नहीं है। शायद वो जानती ही नहीं है ये दर्द सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होता। अब क्या मैं इस किसी गैर के लिए ये दर्द सारी ज़िंदगी के लिए पालूँ? क्या है, बेवकूफ़ बीवी मिली है मुझे। वो आईने के सामने खड़ा गुस्से से बड़बड़ाए जा रहा था। वो बच्चा तुम्हारे लिए अहम है तो फाइन, तुम्हारे लिए दर्द भी सह लूँगा, बस तुम्हारे चेहरे की उदासी नहीं देखी जाती। वो बालों में हाथ फेरता किचन में आकर उसके लिए खाना गर्म करने लगा। इसके चेहरे की बेरौनकी और उदासी ने आज इसे बेचैन कर दिया। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन अपनी परी के चेहरे की ये उदासी उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो तो अपनी परी का चेहरा हमेशा खुशियों से जगमगाता हुआ देखना चाहता था। परी मेरी जान, दरवाज़ा खोलो, तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा। मैं इस बच्चे को बोन मैरो ज़रूर दूंगा, लेकिन तुम दरवाज़ा खोलो। वो दरवाज़ा खटखटाते हुए अपना फैसला सुना रहा था और अगले ही लम्हे दरवाज़ा खुल गया। वो हाथों में ट्रे लिए कमरे के अंदर दाखिल हुआ। वो सीने पर हाथ बांधे उसे देख रही थी। ये क्या बचपना है परी, क्या सारी ज़िंदगी यूं ही रूट कर दरवाज़ा बंद करके बैठ जाया करोगी? बेवकूफ़ लड़की, मेरे पास डुप्लीकेट की थी, लेकिन तुम्हारी नाराज़गी मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है, इसलिए मैंने डुप्लीकेट की बिल्कुल इस्तेमाल नहीं की। अब यहाँ बैठकर पहले खाना खाओ, बाकी सब कुछ बाद में, तुम्हारी मेडिसिन भी देनी है तुम्हें। वो इसे बैठने का इशारा करता बोला, जब परी सीने पर हाथ बांधे इसे गौर से दिख रही थी। मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना दक्ष, मुझे बस ये बताएं कि आप इस बच्चे को बोन मैरो दे रहे हैं या सिर्फ दरवाज़ा खुलाने के लिए आपने ऐसा कहा है? वो इसे देखते हुए सवाल कर रही थी। तुम जानती हो, अगर मैंने इस बच्चे को अपना बोन मैरो दिया तो मुझे सारी ज़िंदगी उम्र का दर्द सहना पड़ेगा कि मैं किसी भी कंडीशन में क्यों ना चला जाऊँ। ये दर्द मुझे कभी भी आज़ाद नहीं करेगा, ये कमर का दर्द कभी नहीं जाएगा। वैसे इस बीमारी की संगीनी का एहसास दिलाना रहा था। दरक, मैं रोज़ आपकी कमर की मसाज करूँगी, सारी ज़िंदगी आपकी गुलामी करूँगी, आपकी पीठ दबाया करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी आप पर ये दर्द ना सहना पड़े, लेकिन इनकार ना करें, ये किसी की ज़िंदगी का सवाल है। वो मन्नतों पर उतर आई तो दरक का कहका लगा कर हंसा। किस पर गई हो तुम लड़की, आज के ज़माने में कोई किसी की मदद नहीं करता और तुम अपने शौहर को दाव पर लगा रही हो। बहरहाल अपनी बातें याद रखना, सारी ज़िंदगी की गुलामी, रोज़ पीठ की मसाज, जिस दिन मुझे ये दर्द सहना पड़ा उस दिन अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। वैसे अपना हाथों से खाना खिलाते हुए मुस्कुरा कर बोला तो परी भी खुशी खुशी उसके हाथ से खाना खाने लगी। इसकी सारी टेंशन दूर हो चुकी थी। दरक ने इसे वादा कर लिया था तो यकीनन ज़रूर निभाएगा। डॉक्टर हसन को कल का वक्त दूंगा, मैं एक बहुत ज़रूरी काम करने के लिए कल शाम की फ़्लाइट से मिस्र जा रहा हूँ। तुम अपना बहुत ख्याल रखना, खुशी हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगी। मैं अपना काम ख़त्म करके जल्द वापस आ जाऊंगा। वो इसे मेडिसिन देता तफसील से बता रहा था, जबकि वो खामोशी से उसके हाथ से मेडिसिन लेती इसकी बातें सुन रही थी। कोई भी उल्टी सीधी बात करके इसने इसका मूड ख़राब नहीं करना था। वो बस ये चाहती थी वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाए। इस बच्चे की बातें इसकी मासूमियत याद करती परी के चेहरे पर एक बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट आ गई थी। वो बच्चा ठीक हो जाएगा, सेहत याब हो जाएगा, अपनी ज़िंदगी खुल कर जिएगा। इससे ज़्यादा इसे और किसी चीज़ की खुशी नहीं थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा दरक, तुम मजाक नहीं कर रहे हो। देखो, इस बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता तुम्हारे फैसले में मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। मैं आज ही ये खबर बच्चे के पेरेंट्स को देता हूँ, इनको भी बहुत खुशी होगी। पिछले कुछ दिनों ने बहुत ज़्यादा टेंशन देखी है इन लोगों ने। इस बच्चे को बोन मैरो किसी के साथ भी मैच नहीं कर रहा था, लेकिन तुम्हारी रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका बोन मैरो तुम्हारे बोन मैरो से 100% मैच कर रहा है। इसलिए मैं तुम्हें बार बार मनाने की कोशिश कर रहा था। हर कोशिश के बावजूद मुझे कहीं से कोई डोनर नहीं मिला, इसीलिए आज मजबूर होकर ये बात मुझे तुम्हारी बीवी तक पहुंचानी पड़ी। मैंने तुम्हारी बीवी को इस बच्चे के साथ देखा था और इसके साथ काफ़ी घुल मिल गई थी। मुझे यकीन था
कोई और मेरी मदद करे या ना करे, लेकिन तुम्हारी बीवी ज़रूर करेगी। आई एम सॉरी। ये मत सोचना मैंने तुम्हारी बीवी को तुम्हें मनाने के लिए यूज़ किया है। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इस बच्चे की जान बचाना है। इस बच्चे की ज़िंदगी शुरू ही नहीं हुई और बस ठीक है, मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। हसन, मैं सिर्फ अपनी बीवी की खुशी चाहता हूँ, और अगर तुम इस सब में मेरी बीवी को शामिल नहीं करते तो शायद मैं अपने लिए ये ज़िंदगी भर का दर्द अपनी ज़िंदगी में शामिल कभी ना करता। लेकिन अब इस बच्चे की ज़िंदगी मेरी परी के लिए अहमियत रखती है, और मेरे लिए परी से ज़्यादा और कुछ नहीं। अगर परी को इस बच्चे को ज़िंदा देख कर खुशी होती है तो मैं अपनी परी की खुशी के लिए ये करने के लिए तैयार हूँ। तुम इस बच्चे के वालिदैन को बता देना, क्योंकि कल शाम को मुझे बहुत ज़रूरी काम के लिए मिस्र जाना है। इसलिए बेहतर है कि वो सारे इंतजाम पहले ही कर ले, क्योंकि मिस्र से मेरी वापसी तकरीबन 1 हफ्ते में होगी, और यकीनन तब तक इस बच्चे की ज़िंदगी मज़ीद खतरे में आ जाएगी, और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता। मैं यहाँ से जाने से पहले ही ऑपरेशन करवा लेना चाहता हूँ। वैसे पूरी बात समझाता हुआ फ़ोन रखने लगा था। कल उसका मिस्र जाना बेहद ज़रूरी था। इसे अपने 6 साल का हिसाब लेना था। वो 6 साल के बाद अपने मकसद में कामयाब होने जा रहा था। इस बार वो पीछे नहीं हट सकता था, क्योंकि वो जानता था एक बार इसने पीछे कदम हटा लिए तो अब कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेगा। दक्ष, आप प्लीज़ इस बच्चे को कुछ मत होने दीजिएगा। वो बच्चा बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा है। मैं उससे बातें कर रही थी वहाँ रूम नंबर 11 में। इतना अच्छा लग रहा था, मेरे दिल में ना एक ख्वाहिश पैदा हुई, जब हमारा बच्चा होगा ना बिल्कुल वैसा होगा। वो इसके सीने पर सर रख के अपने दिल की बातें किए जा रही थी, जबकि वह आहिस्ता आहिस्ता इसके सर में उंगलियाँ फेरता खामोशी से सुन रहा था। इसकी बातें ना जाने क्यों इसके दिल में भी गुदगुदी कर रही थी। हाँ बिल्कुल, हमारा भी बच्चा होगा, हमारा भी एक घर होगा, एक प्यारी सी ज़िंदगी होगी। हम भी अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से गुजारेंगे। बस एक बार मैं मिस्र से होकर वापस आ जाऊँ तो मेरे लिए दुआ करना। मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े मकसद के लिए मिस्र जा रहा हूँ। फिर अब हम अपनी नई ज़िंदगी को अपने तरीके से गुजारेंगे, जिसमें कोई नहीं होगा सिवाय हमारे। इसके माथे पर लब रखते हुए वो ना जाने कौन सी सोचों में गुम इसे जवाब दे रहा था। परी मुस्कुराते हुए इसे इंशाअल्लाह कहती इसके दिल के मुकाम पर अपना हाथ रख चुकी थी। इसने परी से तो कोई झूठ नहीं बोला था, लेकिन डॉक्टर हसन को इसने कहा था कि वो कल अमेरिका जा रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसके मिस्र जाने की खबर किसी को बाहर के बंदे के कान में पड़े, और वो अपने मकसद को बिल्कुल अकेले सर अंजाम देना चाहता था। इसे लगा था कि यारम इस बारे में सब कुछ जान चुका होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। न जाने यारम आजकल किन सोचों में गुम था। वह इस वक्त किसी काम में इतना ज़्यादा मसरूफ़ था कि मासूमा पर हमला होने के बावजूद भी इसने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। लेकिन फिर भी दरक को यकीन था कि वो मिस्र में होने वाले वाक़यात से अनजान नहीं होगा। इसकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो शख्स कल शाम की फ़्लाइट से मिस्र से कहीं और जाने वाला था, और वो कहाँ जाने वाला था इस बात की खबर किसी को भी नहीं थी। इससे पहले कि वो इसकी नज़रों से ओझल हो जाता, वो पहले ही अपने काम तमाम कर लेना चाहता था। पहले वो शाम को रवाना हो रहा था, लेकिन अब इसकी फ़्लाइट 12 बजे ली गई थी। कुछ दिन पहले होने वाले बोन मैरो टेस्ट, जो कि हसन ने परी के खून की कमी का बोल कर इससे किए थे, इसकी वजह से वो काफ़ी तकलीफ़ में था, और वो जानता था कि ऑपरेशन के बाद भी उसे बहुत सारी तकलीफ़ सहनी होगी, लेकिन वो तकलीफ़ इस तकलीफ़ के सामने कुछ नहीं होगी जो इतने सालों से सह रहा था। वो अपने अंदर घुट कर मर रहा था। वो मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था, अब बहुत हो चुका था। इसे अपने मकसद पूरा करना था। इसे सोच लिया था कि वो जल्दी से जल्दी ऑपरेशन के लिए कहेगा ताकि वो मिस्र के लिए रवाना हो सके, लेकिन फ़्लाइट लंबी नहीं थी और ना ही सफ़र थकावट भरा था। ये सफ़र इसकी मुश्किल हरगिज़ नहीं था। वो बिल्कुल रिलैक्स था। मिस्र से दुबई आ जाना इसके लिए कोई बड़ी बात हरगिज़ नहीं थी, लेकिन इसे पता नहीं बोन मैरो ट्रांसफ़र करने के बाद इसका सफ़र कितना मुश्किल और तकलीफ़दा हो सकता है। वो परी से मिलकर सीधा अस्पताल आया था। इसने कहा था कि वो कोशिश करेगा जाने से पहले से मिल कर जाए। वो जानबूझकर परी को अस्पताल नहीं लाया था। वो परी को फजूल में थकाना हरगिज़ नहीं चाहता था। वो जानता था कि उसे तकलीफ़ होगी और परी इसकी तकलीफ़ को नहीं देख पाएगी, इसलिए वो परी को अपने साथ नहीं लाया था। वो अस्पताल पहुंचा तो इसकी पहली नज़र खसर पर पड़ी थी। वो यहाँ क्या कर रहा था इसने सोचा, लेकिन इसे पूछे बिना ही नज़रअंदाज करके आगे बढ़ने लगा। तुम हर इस जगह पर क्यों आ जाते हो जहाँ रूह आने वाली होती है? तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती दरक, ऐसा मुमकिन नहीं है कि रूह कभी भी तुमसे हमदर्दी जताए या तुम्हारे लिए कोई जज्बात रखे। वो अपने बाप के कातिल से नफरत करती है, जिसके सर से बाप का साया छीन कर इसे ठोकरे खाने पर मजबूर कर दिया। मैं तुम्हें बहुत बार समझा चुका हूँ दरक, आखिरी बार समझा रहा हूँ। बस करो, ये खेल खेलना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम यारम के सामने आओगे, इसे अपनी ज़ात में दिलचस्पी लेने पर मजबूर करोगे तो रूह भी तुमसे मोहब्बत करेगी? ऐसा मुमकिन नहीं
नहीं है? क्यों इस हकीकत को क्यों कबूल नहीं कर लेते कि तुम कोई नहीं हो? रूह की ज़िंदगी में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। वो अपने किसी भाई को नहीं जानती और ना ही इसकी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह निकलती है। यकीन करो, ये जान कर के रूह का कोई भाई है, उसे बिल्कुल खुशी नहीं होगी। रूह को तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इसकी ज़िंदगी में तुम्हारी की कोई गुंजाइश नहीं है और ये जान करके तुम इसके बाप के कातिल हो, वो सिर्फ तुमसे नफरत करेगी। तुम खुद देखो, वो एक ऐसे शख्स से रिश्ता क्यों जोड़ेगी जो ना सिर्फ इसके बाप का कातिल हो बल्कि तुम क्या हो तुम खुद जानते हो। खसर ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी। इसने ये नहीं कहा था कि वो एक तवायफ का बेटा हो, लेकिन वह इसके ना बोलने वाले अल्फाज समझकर तल्खी से मुस्कुरा दिया। यार, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम पुरानी चीज़ों को निकाल कर सामने लाने की कोशिश कर रहे हो जिनकी अब कोई अहमियत ही नहीं है। तुमने शादी कर ली, तुम्हारी बीवी है, घर है, खुश रहो। रूह अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है। इस वक्त इसकी ज़िंदगी मुश्किल में है और मसाइल का सामना करने की हिम्मत नहीं है। और इस वक्त वो जिन हालात को फेस कर रही है, यकीन करो तुम्हें अपने भाई के रूप में पाकर इसे कोई खुशी नहीं होगी। इसका तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैंने कब कहा कि इसका मेरे साथ कोई ताल्लुक है या मैं इससे कोई ताल्लुक रखना चाहता हूँ? नहीं, मैं ऐसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। अगर वो इस आदमी की बेटी बनकर ज़िंदगी गुजारना चाहती है तो ऐसी लड़की की मेरी ज़िंदगी में भी कोई जगह नहीं है। हाँ, लेकिन मेरा ताल्लुक यारम काज़मी से है। बहुत सारे एहसान किए हैं मैंने इस पर और इसने मुझ पर हिसाब तो बराबर होगा। मैंने कसम खाई है कि मैं इसे अपने सामने झुकाऊंगा और जब तक मैं इसको अपने सामने झुका नहीं लेता मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। और तुम्हारी भांजी, तुम्हें मुबारक, मुझे रूह से भी कोई लेना देना नहीं है। मैं रूह से कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहता और ना ही उसे ये बताना चाहता हूँ कि मैं इसका भाई हूँ। लेकिन ये तकलीफ़ सिर्फ मेरे हिस्से में क्यों है? अगर मैं जायज़ होकर दुनिया के सामने एक नाजायज़ की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ तो वो भी नाजायज़ ही है। कहाँ है इसके माँ के निकाह का गवाह? अगर मैं नाजायज़ हूँ तो वो जायज़ कैसे हुई? कहाँ है इसका सबूत कि इसकी माँ कय्यूम की बीवी थी? इसके अंदाज पर खसर की आंखों में खून उतर आया। वो लम्हे में इसका गिरबान अपने हाथ में दबो चुका था, लेकिन वो खामोश ना हुआ। मैं पूछता हूँ किस हक से वो मोहब्बत करती है उस शख्स से? अगर वो मेरा बाप नहीं तो इसका कैसे हुआ? अगर नूर कर्ज की सूरत में कय्यूम खलील को मिली थी तो मेरी माँ को तो वो मोहब्बत का जाल बिछा कर लाया था। अगर नूर मासूम थी तो रेशम कैसे तवाइफ हुई? मत भूलो खसर, अगर तुम्हारी बहन को खरीदने वाला कय्यूम खलील था तो मेरी माँ को बेचने वाला भी वही था। पिछले 28 साल से मैं ये तकलीफ़ अकेले सह रहा हूँ, लेकिन अब वो नहीं। मैं कसम खाता हूँ इस औरत की जिसने मरते वक्त मुझसे वादा लिया था कि मैं इसकी बेटी का ख्याल रखूँगा। अगर कभी भी तुम्हारी भांजी मेरे सामने आई तो मैं इसे अपने और इसके माबीन रिश्ते को वाज़ेह अल्फाज में बताऊँगा। कोई हक नहीं बनता इसे अपनी माँ ही के कातिल से मोहब्बत करने का। कोई हक नहीं बनता इसे इस सोच के साथ ज़िंदगी गुजारने का क्या इसका बाप एक नेक इंसान था? अब ये तकलीफ़ मैं अकेले नहीं सहूँगा। इसे भी इस तकलीफ़ के साथ रहना होगा कि इसका बाप एक कातिल था, एक जुवारी था, हर औरत को गलत निगाह से देखने वाला, मासूमों की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला एक नीच और घटिया गिरा हुआ आदमी था। इसे कोई हक नहीं बनता इस खुशफहमी के साथ रहने का कि इसका बाप इसे मोहब्बत करता था। इसे ये जानने का हक है कि इसका बाप इसे पैदा करते ही मार देना चाहता था। अब मैं हक अदा करूँगा हकीकत बयान करने का। मैं बताऊँगा इसे हकीकत क्या थी, वो क्या थी, इसकी माँ क्या थी। फिर इसके बाद मैं भी कभी इसके सामने नहीं आऊँगा। ये मत सोचना मैं इसे मोहब्बत करता हूँ या मेरे दिल में इससे मिलने के लिए तड़प है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे दिल में इसके लिए कोई जज्बात ही नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ इसे इसके माँ की आखिरी निशानी देना चाहता हूँ जो इसकी माँ ने मरते हुए मेरे हाथ में थमाई थी। इसकी हिफाजत करना मेरी मजबूरी है क्योंकि मैंने इसकी माँ से वादा किया था, लेकिन अब मैं मजबूर नहीं रहूँगा। अब सब कुछ साफ साफ सामने आएगा। तुम कोशिश करना कि वो मेरे सामने ना आए, वरना अपने बाप की हकीकत जानकर बिखर जाएगी। और इसकी आंखों में आंखें डालता अपनी हर बात इस पर जाहिर कर गया था। खसर को इसके इरादों ने डरा दिया। वो पहले ही अपने बच्चे को लेकर टूटी हुई थी और मज़ीद नहीं तोड़ सकता था। इसे बस ये कोशिश करनी थी कि दरक का सामना रूह से कभी ना हो। इसने आते ही अस्पताल से ऑपरेशन की बात की थी और जल्द से जल्द ये सब कुछ कर देना चाहता था। वो सिर्फ और सिर्फ परी की खुशी चाहता था, वरना इस बच्चे से कोई लगाव नहीं था। हसन इसे बिठाकर बाहर जाने ही वाला था, अचानक दरवाज़ा खोलकर रूह और यारम कमरे में दाखिल हुए। यारम, इसे तो तुम जानते हो, ये दरक है, तुम्हारा डॉनर। हसन ने यारम को देखते हुए कहा। यारम ने एक नज़र इसके चेहरे को देखा, जबकि रूह भी इसे यहाँ देखकर हैरान हुई थी। हसन सब कुछ जल्दी जल्दी करना चाहता था, जबकि इसके अंदाज पर दरक तल्खी से मुस्कुरा दिया। इसे खसर से वादा किया था कि अब की बार वो कुछ भी नहीं छुपाएगा, जो सच है वो सामने लाएगा। हाँ, वो भी थक चुका था। वो सब लोग ही इससे रूह से दूर रखना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि दरक इसकी तकलीफ की वजह बनेगा। वो पहले ही रोयाम को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। इसकी बीमारी ने इसे बहुत सारे मसाइल में घेर दिया था
और यह हकीकत यही थी कि रूह की ज़िंदगी में अब किसी और की जगह नहीं थी। ये इन सब के लिए ना सही, लेकिन अपने बाप की नाजायज़ औलाद के तौर पर उसे कबूल करना रूह के लिए तकलीफ़दार ज़रूर था, क्योंकि रूह अपने बाप को बहुत नेक और अच्छा इंसान समझ रही थी। फिर बाप की हकीकत क्या है, इसे वहम व गुमान में भी नहीं था, लेकिन आज वो इसकी सारी गलतफहमी दूर करने का इरादा रखता था। हसन, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? पहले बात तो करने दो। तुम्हें लगता है रूह और यारम मुझ जैसे नाजायज़ इंसान के रगों में चलता खून अपने बेटे की रगों में लेना पसंद करेंगे? नाजायज़ तो चलो अलग की बात हो गई, मैं तो कातिल भी हूँ। और तुम जानती हो रूह, मैं किसका कातिल हूँ? हमारे बाप का। क्या यकीन नहीं आ रहा? तुम्हें इस तरह से क्यों देख रही हो मुझे? मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच में कातिल हूँ। मैं ही वो शख्स हूँ जिसने तुम्हें दुनिया की ठोकरों पर आने पर मजबूर कर दिया। मैंने मारा था तुम्हारे और अपने बाप को। मैं वही शख्स हूँ जिसने तुम्हें यतीम किया था और इसे अपने सामने करता आज हकीकत बयान कर रहा था। यारम ने बस एक नज़र इसकी जानिब देखा, लेकिन वो बोला कुछ भी नहीं। इसके पास कुछ था ही नहीं बोलने के लिए। जिस चीज़ से रूह को इतने सालों से बचाने की कोशिश कर रहा था वो खुद इसके सामने आ गई थी। तुम्हें डर है ना यारम, मेरी मौजूदगी तुम्हारी रूह की तकलीफ की वजह बनेगी तो तुम्हारा डर ठीक है, लेकिन अब मैं आज तुम्हें इस डर से निकाल रहा हूँ। जो तकलीफ वो कल परसों या कभी भी सहने वाली थी वो आज ही सह लेगी। मैं थक चुका हूँ भाग भाग कर। आज नहीं तो कल ये हकीकत तुम्हारे सामने आनी थी। आज नहीं तो कल ये बोझ मैं अपने दिल से उतारना था, आज ही उतार रहा हूँ। और जहाँ तक बात है तुम्हारे बच्चे की, तुम्हारे बच्चे को अपना बोन मैरो देने से इनकार करता हूँ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये तुम क्या कह रहे हो? खुद दरक तुम जानते हो कि कितना अहम है रोयाम की ज़िंदगी का सवाल है, हसन उसे समझाते हुए कहा, जबकि इसकी पूरी बात सुनने के बाद जैसे रूह को कुछ भी महसूस ना हुआ, लेकिन अपने बेटी की तकलीफ़ को वो फिर से महसूस कर रही थी। मैं इनकार कर सकता हूँ, मेरा बोन मैरो मैं जिसे चाहूँ दे सकता हूँ। कोई भी मेरे साथ इस मामले में ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। मैं रोयाम को रूह के नाते अपना बोन मैरो देने से इनकार करता हूँ, क्योंकि मैं इस लड़की से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता। इसके साथ मेरा जो रिश्ता है वो खून का है। लेकिन उस शख्स ने कभी मुझे अपना बेटा नहीं माना, तो मैं इसकी बेटी का भाई कैसे हुआ? लेकिन अगर यारम चाहे तो ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके लिए यारम को माजी में जाना होगा। तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि एक दिन आएगा तुम मेरे पैरों पर झुककर मुझसे भीख मांगोगे अपने बेटे के लिए। तुम मुझसे भीख मांगनी होगी तुम्हें। वह चेहरे पर मुस्कुराहट लिए अपने ख्वाब पूरे करने लगा था। यारम, इसे रोक लीजिए, वो जा रहा है। वो अपने पीछे रूह की रोती आवाज़ सुन रहा था, लेकिन वो रुका नहीं था, बल्कि तेज़ी से कदम बढ़ाता आगे चला गया। वो अपना मोबाइल फ़ोन हसन के कमरे में ही भूल गया था। इसे वापस जाना पड़ा। रूह और यारम कमरे से निकल रहे थे। इनके पास एक छोटा सा मासूम बच्चा था। कोई नहीं बचा सकता तुम्हारे बेटे को। झुक जाओ यारम काज़मी, हो सकता है अल्लाह भी यही चाहता हो कि तुम्हारा ये गुरूर टूट जाए। वो इसके करीब से गुजरते हुए बोला, जबकि रूह की आंखों में आंसू साफ साफ देख चुका था। यारम ने कोई जवाब नहीं दिया, बस रोयाम को अपनी सीने से लगाए इसकी तकलीफ कम करने की कोशिश कर रहा था। जब वो कमरे से बाहर निकला, मेरी जान, यहाँ कोई चाहता ही नहीं है। इस बच्चे का बाप बहुत मगरूर है। वो चाहता ही नहीं है कि इसके बच्चे की जान बचे। वो फ़ोन पर बोल रहा था, लेकिन आप कोशिश करें इस बच्चे की जान बचाने की। इस बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। आप बात करें इन लोगों से। वो बच्चा बहुत मासूम है। कैसा जालिम है उसका बाप, जिसे अपने ही बेटे की परवाह नहीं। परी को बहुत गुस्सा आ रहा था, जबकि इसकी ये बातें इनके कानों से भी दूर ना रही। बस मेरी जान, सारी दुनिया तुम्हारी जैसी तो नहीं है ना। यहाँ बहुत जालिम लोग हैं। यहाँ के लोगों को अपनी औलाद की भी परवाह नहीं। अच्छा, मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, पहुँच कर ही तो मैं फ़ोन करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। वो हमेशा खुशी के साथ रहना। वो इसे प्यार से समझाते हुए फ़ोन बंद कर चुका था। 12 बजे की फ़्लाइट थी और अब तकरीबन 20 मिनट पहले ही एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुआ। फ़्लाइट की अनाउंसमेंट हो चुकी थी। वो अपने फ़्लाइट लेकर बड़ा ही था जब इसे अपने सर पर कोई भारी चीज़ लगती हुई महसूस हुई। इसका दिमाग पूरी तरह से घुमा था। पानी का ठंडा जग किसी ने इसके मुंह पर दे मारा। पानी के साथ जग भी इसके सर पर अच्छा खासा जोर से लगा था। वो समझ चुका था इसे अगवा करने वाले लोग कौन हैं, जबकि इसके अपने मुंह पर दर्द महसूस करते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल करता वो नफरत से इन चारों को घूर रहा था। मासूमा का तो बस ही नहीं चल रहा था वो इसकी गर्दन दबा कर इसका कत्ल कर दें। वो इसकी कोई करीबी दोस्त तो हरगिज़ नहीं थी, लेकिन इस वक्त तो यारम की वफादार साथी होने का हक हर तरीके से अदा कर रही थी। ये क्या तरीका निकाला है तुम लोगों ने मुझसे बोन मैरो हासिल करने का? यारम काज़मी को कहो ये भीख मांगने का अंदाज मुझे पसंद नहीं आया। और खोलो मुझे, मेरा जाना बेहद ज़रूरी है। तुम लोगों की सोच से ज़्यादा ज़रूरी मेरा मिस्र पहुँचना। अगर मैं मिस्र ना पहुँचा तो मेरा 6 साल का मकसद बर्बाद हो जाएगा। इतनी मार खाने के बावजूद भी वो बेहद नॉर्मल अंदाज में बात कर रहा था। बेटा, तुझे तो हम ऊपर पहुँचाएंगे अगर तुम बोन मैरो देने को राजी ना हुए। शारिफ ने इसके मुंह पर जोरदार मुक्का मारते हुए इसका गिरबान पकड़कर धमकी दे रहा था। खसर, यारम को फ़ोन करो, इसे यहाँ बुलाओ।
अब आगे जो होगा वो खुद देख लेगा, तब तक मैं इसे बोन मैरो देने के लिए राजी करता हूँ। वो इसे देखते हुए बोला तो खसर ने फौरन अपना फ़ोन निकाला था। अगर बोन मैरो वो अपनी मर्जी से ले सकते थे तो कब की ज़बरदस्ती ले चुके होते, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन से पहले पेशेंट के साइन बेहद ज़रूरी थे जो इसकी मर्जी से करने थे, वरना ये मुमकिन नहीं था। जबकि खसर पछता रहा था। अगर शायद वो सुबह इसे इस लहजे में बात ना करता तो प्यार से मना कर सकता था, लेकिन इस वक्त इस पर अपनी ज़िद सवार थी। इसे अपनी ज़िद से आगे कुछ भी नहीं था, मासूम बच्चे की जान भी नहीं। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है शारिफ? यारम तेजी से अंदर दाखिल हुआ, लेकिन सामने कुर्सी पर बंधे दरख्त को देखकर वो सबको घूर कर रह गया। ये साला हमारे रोयाम को बोन मैरो नहीं दे रहा था, इसीलिए हमने। शारिफ ने कुछ बोलने की कोशिश की। खोलो इसे, ये क्या हरकत है? हम किसी से ज़बरदस्ती बोन मैरो नहीं ले सकते, वो उसे खोलते हुए कहने लगा। लेकिन रोयाम, शारिफ ने कुछ कहने की कोशिश की। अच्छा तरीका निकाला है तुमने यारम काज़मी, भीख मांगने का, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। अगर अपनी बेटी की ज़िंदगी चाहते हो तो मेरे सामने भीख तुम्हें मांगना पड़ेगी। इसकी रस्सी खोलते ही वो उठकर खड़ा हो गया और सख्त नज़रों से उसे घूरता वहाँ से निकल गया। वो सब यारम से नाराज़ हो रहे थे, लेकिन कितनी मुश्किल से वो दरख्त को यहाँ लाए थे और यारम ने इतनी आसानी से उसे छोड़ दिया। मैं शिरक नहीं कर सकता, मुझे औलाद देने वाली ज़ात अल्लाह की है तो इसे बचाएगा भी अल्लाह ही। अपनी बेटी की ज़िंदगी के लिए मैं किसी और के सामने क्यों झुकूं? जबकि हकीकत यह है, अगर अल्लाह ना चाहे तो ये शख्स भी मेरे बेटे को बचा नहीं सकता। अगर अल्लाह ने मेरे बेटे की ज़िंदगी लिखी है तो किसी के सामने झुकने या किसी के सामने भीख मांगने से ज़िंदगी नहीं मिलेगी। वह जैसे हार कर इन सबको सफाई दे रहा था, लेकिन बात तो हकीकत थी। शायद दरख्त को इस बात का अंदाज़ा तक नहीं था कि वह अपनी ज़िद में इसे कितना बड़ा गुनाह करवाना चाहता था। वह इसे झुकाना चाहता था, लेकिन शिरक करने जैसे गुनाह तो वो भी नहीं कर सकता था। इसकी रूह इस बात को समझ चुकी थी। वो इसे रोयाम के लिए शिरक करने का कह रहा था। वो चाहता था कि वो रोयाम की ज़िंदगी के लिए इसे भीख मांगे, इसे अपने बेटे के लिए सांसें मांगे। रूह ने खुद भी तो इसे यही कहा था कि हम सिर्फ एक वाहिद खुदा को मानने वाले हैं। बेशक दर्क भी इस जात का मानने वाला था, लेकिन वो अपनी ज़िद में इस गुनाह की जानिब धकेल रहा था। और बेशक शिर्क की कोई माफ़ी नहीं। इसे ज़िंदगी के हर मोड़ पर इसे अपने सामने झुकाना चाहा। इसका मकसद ही यारम काज़मी का गुरूर तोड़ना था, लेकिन इस गुरूर को तोड़ने के लिए इसने बहुत गलत रास्ता अपनाया था। हाँ, यारम काज़मी को अपने मुसलमान होने पर फ़ख्र था। इसे इस बात का गुरूर था कि वो एक खुदा को मानने वाला है और इस गुरूर को वो कभी टूटने नहीं दे सकता, बेशक इसके बेटे की ज़िंदगी ही क्यों ना चली जाए। वो यारम काज़मी था। वो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करता था। कोई दरख्शम कय्यूम खलील आकर इसे अपने सामने झुकने पर मजबूर नहीं कर सकता था। यह तो शुक्र था कि इसकी फ़्लाइट मिस नहीं हुई थी। वो वक्त पर एयरपोर्ट पहुंच चुका था। इसकी हालत देखकर एक पल के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद हर लोग इसकी जानिब मतवजा हुए थे, लेकिन वो नज़रअंदाज करने का फ़न जानता था। वो खुद को यारम से ऊपर नहीं समझता था, लेकिन अपनी ज़ात को किसी से नीचे समझकर वो अपनी ज़ात की तौहीन भी नहीं कर सकता था। वो दरख्शम कय्यूम खलील था। वो सामने वाले को इस अंदाज में नज़रअंदाज करता था कि सामने वाला खुद भी कन्फ्यूज़ हो जाए कि वो दुनिया में मौजूद भी हैं या नहीं। वो वक्त रहते वहाँ पहुँच चुका था। राकेश पहले ही इसके इंतज़ार में एयरपोर्ट पर था। तुम खुशी से राब्ते में हो ना? वो परी का ख्याल रख रही हैं। राकेश के नज़र आते ही इसने पहला सवाल इसे ही यही पूछा। हाँ, मैं राब्ते में हूँ और परी का ख्याल वो रख रही है, लेकिन मुझे एक बात का डर है। इसने अपने बहुत सारे आदमियों को दुबई भेजा हुआ है। मासूमा इन लोगों की नज़र में है। ये ना हो कि किसी को परी के बारे में कुछ पता चल जाए। मुझे यकीन है वो लोग मासूमा पर फिर से हमला ज़रूर करेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा वो सिर्फ मासूमा को ही टारगेट क्यों करते हैं। इन लोगों की नज़र में जैनी मर चुकी है। मासूमा को लोग मार देना चाहते हैं, लेकिन परी के बारे में भी तो वो लोग जानते हैं। वो लोग परी को ढूंढने से उसे मारने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? राकेश उसके साथ आते हुए यही सवाल करने लगा। इन लोगों को लगता है कि परी मर चुकी है। इन लोगों को लगता है कि वहाँ हॉस्टल में जो लड़की मिली थी वो परी थी। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। क्या यतीम खाने में भी इस पर हमला हुआ था? राकेश परेशानी से उसे पूछने लगा। हॉस्टल में एक लड़की को बेदर्दी से कत्ल किया गया था। इसका नाम जोया था और वो लोग इस गलत फहमी में थे कि इन लोगों ने सिद्दीक की दूसरी बेटी को जान से मार डाला है, लेकिन हकीकत तो ये थी कि इन लोगों ने ही परी को सामने जोया को मारा था। मतलब कि जोया परी का ख्वाब नहीं, ख्याल नहीं, बल्कि हकीकत में एक जीती जागती लड़की थी जिसका कातिल पाशा। मतलब कि पाशा इस गलत फहमी में है कि उसने सिद्दीक की बेटियों को जान से मार डाला है। इसकी नज़र में अब मासूमा पर है। इसकी नज़र में सिर्फ मासूमा पर थी, लेकिन अब इसे पता चल चुका है कि सिद्दीक की दूसरी बेटी भी जिंदा है। यहाँ से आज़ाद होने के बाद इसने सबसे पहले परी को इन्फॉर्मेशन इस यतीम खाने से निकलवाई थी
और वहाँ मौजूद फाइल में परी का सारा बायोडेटा लिखा हुआ था, जिसमें वो खान साहब को कचरे के ढेर से मिली थी और कब इसे वहाँ इस यतीम खाने में रखा गया। इन सारे मालूमात के बाद पाशा को ये पता चला कि जिस लड़की को इसने मारा था वो परी नहीं बल्कि जोया नाम की लड़की है। इसीलिए मैंने परी को वहाँ से किडनैप करवा कर यहाँ पर बुला लिया था। वो लोग जो वहाँ से 20 लड़कियों को किडनैप करके दुबई लाने वाले थे, इनको परी की इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी। मैंने परी को कभी देखा तो नहीं था, लेकिन सिद्दीक की बेटी को बचाना मेरी ज़िंदगी का वाहिद मकसद था। मुझे यही लगता था कि ये केस सारिम अपने हाथ में ले लेगा तो परी की जान यहाँ पर बचाना आसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये केस किसी इंस्पेक्टर सूर्यवंशी के हाथ आ गया था। वो कितना घटिया इंसान है मैंने अच्छे तरीके से समझ चुका था। यारम को इस केस की मालूमात मैंने ही दी थी, लेकिन इन केस लड़कियों में परी को पहचानना मेरे लिए बेहद मुश्किल था। मैं परी को बचाने अंदर तो चला गया, लेकिन इन सब में से परी कौन है मैं नहीं जानता था। लेकिन शायद अल्लाह ने मुझे इसकी मदद के लिए चुना था। जिस लड़की को बचाकर अपने साथ लाया वो परी ही थी। वो पहले ही दिन से मुझे अपनी जानिब खींचती थी। कोई एहसास था जो मुझे उसकी जानिब मतवज्जा करता था। मैं इसे अपने साथ ले आया, लेकिन मैं अपने सर पर किसी किस्म की कोई मुसीबत नहीं डालना चाहता था। मैं इस लड़की को नज़रअंदाज करके सिद्दीक की दूसरी बेटी को ढूंढने लगा हुआ था। 4 दिन के बाद इस लड़की को मैंने पुलिस स्टेशन के बाहर छोड़ दिया, लेकिन इस दिन मुझे पता चला कि सिद्दीक की बेटी को खून की कमी है और मेरा पहला शक इस लड़की पर गया जिसे मैं थाने के बाहर छोड़ कर आया था। वहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन गया। इत्तेफाक ये था या कुछ और, इस लड़की की ज़ात मेरे लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर रही थी। सिद्दीक के घर में रहने के लिए मुझे सोसाइटी वालों को इस बात का यकीन दिलाना था कि वो लड़की मेरी बीवी है। इसे वापस लाना मेरी मजबूरी बन गई थी। मैं वहाँ से परी को लेकर आया और इसे सीधा निकाह के लिए कह दिया। इस वक्त मेरे दिमाग में ये बिल्कुल नहीं थी बात कि वो लड़की सिद्दीक की बेटी होगी। बस मैं अपने दिल में पलने वाले जज्बात को नाम दे चुका था। मुझे पता नहीं था कि मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ, लेकिन इन 4 दिनों में मैंने अपने बेहद उसे करीब महसूस किया। मैंने अपनी दिल की पूरी रजामंदी के साथ उसे निकाह का फैसला किया था, लेकिन उसी रात मुझे ये पता चला कि वह सिद्दीक की बेटी है। इस बात से ज़्यादा मुझे और किसी बात की खुशी नहीं थी। मैं इस लड़की का मुहाफिज हूँ। इसे बचाने की कसम मैंने सिद्दीक को दी थी। सिद्दीक मेरे लिए क्या है कि मैं खुद भी नहीं जानता। वो हम सब यतीमों के लिए बाप था। इसने अपने बच्चों को नज़रअंदाज करके हमें सहारा दिया। कोई नहीं जानता था कि सिद्दीक की तीसरी बेटी इसकी माँ के साथ नहीं मिली थी। कोई नहीं जानता था कि ज़ैनी मेरे पास है। यारम को भी इस बारे में कुछ नहीं पता और मैं सिद्दीक के कातिल की मौत के साथ इसके प्यारों को ये खुशखबरी दूंगा। 3 साल पहले यारम ने सिद्दीक के कातिल को मार डाला। मासूमा ने खुद अपने हाथ से अपने बाप की मौत का बदला लिया था, लेकिन वो ये भूल गया कि आरिफ पाशा का बेटा भी इसी के जैसा है। इसने अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए सिद्दीक की तीनों बेटियों को जान से मारने की हर मुमकिन कोशिश की है और इस कोशिश में एक मासूम लड़की जोया मारी गई है और इसकी वजह से आज मेरी परी दर्दनाक ज़िंदगी गुजार रही है। मैं सिद्दीक की मौत का बदला ज़रूर लूँगा। पाशा को जीने का कोई हक नहीं है। इसने हम सब यतीमों को एक बार फिर से यतीम कर दिया। वो किसी न किसी तरीके से सिद्दीक की तीनों बेटियों की ज़िंदगी ख़त्म करना चाहता है। परी का डर ख़त्म करने के लिए इसे ख़त्म करना होगा। परी को एक नई ज़िंदगी देने के लिए, मासूमा को हर वक्त मौत के डर से निकालने के लिए और ज़ैनी को इस आग के खौफ से बचाने के लिए पाशा को मारना होगा। पर पाशा को मैं अकेला नहीं मारूंगा। पाशा को सिद्दीक के सारे बच्चे मारेंगे। यारम ने मुझसे मेरी बहन छीन ली, लेकिन मैं इससे इसके बेटे होने का हक नहीं छीनूंगा। हम सब सिद्दीक के बच्चे हैं। हम सब मिलकर सिद्दीक की मौत का बदला लेंगे। वो सुर्ख आंखों में दहशत लिए राकेश को अपनी प्लानिंग बता रहा था। राकेश भी कोई गैर नहीं था। राकेश और खुशी हिंदुस्तान की सड़कों पर भीख मांग रहे थे जब सिद्दीक ने उन्हें एक नई ज़िंदगी दी थी। वो इन्हें अपने साथ लेकर दुबई आया था। 7 साल तक इनकी परवरिश की। यारम, सारिम, खसर, शारिफ, लैला, दरक, खुशी, दरकशम के अलावा ना जाने कितने लोग थे जिन्हें सिद्दीक एक नई ज़िंदगी देने के लिए अपनी ज़िंदगी को नज़रअंदाज कर गया। दरक, वो आदमी थोड़ी देर में सामने आएगा। हम यहीं से गोली चलाते इसे जान से मार डालेंगे। इसे अपना प्लान बताया। नहीं, हम इसे यहाँ नहीं मारेंगे, हम इसे अपने साथ लेकर जाएंगे। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, हम यारम से इसके बेटे होने का हक नहीं छीन सकते। इसे पूरा हक है सिद्दीक के कातिल को अपने हाथों से मारने का, लेकिन हम वहाँ पहुँचेंगे कैसे? मेरा मतलब है वो आदमी किसी अनजान से नहीं मिलता और ना ही बाहर
कि किसी आदमी से मिलने का ख्वाहिशमंद है, और अगर इसे पता चलेगा कि हम लोग इसे जान से मारने आए हैं तो वो हमसे मिलेगा ही नहीं, बल्कि वो यहीं से भाग जाएगा। राकेश को इस आदमी की समझ ही नहीं आ रही थी, जिसके पास सिद्दीक के कातिल को मारने का इतना अच्छा मौका था, लेकिन वो इसे मार नहीं रहा था। डार्लिंग, हम इसे तड़पा तड़पा कर मारेंगे। वो आग दबाता मुस्कुरा कर वहीं से नीचे की जानिब जंप कर गया। इसका इशारा मिलते ही राकेश वहीं से पीछे की जानिब झुक गया, जबकि वो आगे की जानिब आ गया। कौन हो तुम? कहाँ घुसे आ रहे हो? तुम्हें इस तरह अंदर आने की इजाज़त किसने दी? हमारे साहब किसी से नहीं मिलते। जाओ यहाँ से। एक हबशी गुस्से से उसके पीछे की जानिब देख धकेलते हुए बोला, मुझे पातशाह से मिलना है और मुझे कोई रोक नहीं सकता। बेहतर है कि तुम लोग मुझसे इसे मिलने दो, वरना क्या करोगे बताओ ज़रा। वो पिस्तौल निकालता इस पर तान कर बोला तो दरक हंस दिया। तमाम लोगों को मार दूंगा। मैं यहाँ सिर्फ एक ही कत्ल करने के लिए आया हूँ। पाशा के अलावा मेरी और किसी से कोई दुश्मनी नहीं, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम लोग मेरा रास्ता छोड़ दो, वरना अपनी मौत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। मैं तुम लोगों को नहीं मारना चाहता, मैं अपने हाथ को सिर्फ एक ही खून से रंगना चाहता हूँ। अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ। वो इन्हें धमकी देते हुए बोला तो इसकी बात पर वो दोनों कह के लगा कर हंसे। अच्छा, तुम हमें मारने आए हो? वो इसे पीछे की जानिब धक्का देते हंसते हुए बोला। वो इसका मजाक उड़ा रहा था। दरक को इसका अंदाज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और अगले ही लम्हे से अपने काम कर चुका था। एक टांग फिजा में लहराते हुए इसने घूमकर पहले एक शख्स के मुंह पर अपनी लात मारी और दूसरे ही लम्हे वो दूसरे के पीठ पर अपनी कोहनी मारता हुआ इन दोनों को जमीन बोझ कर चुका था। इन दोनों को नजरअंदाज करते हुए अंदर की जानिब गया तो वो इसके पीछे भागते हुए आने लगे। इनका मकसद इसे अपने मालिक तक पहुंचने से रोकना था, लेकिन वो यहाँ रुकने पीछे हटने नहीं आया। इसके 6 साल का मकसद आज हासिल होने जा रहा था। इन लोगों ने सिद्दीक को जिंदा जमीन में दफना कर इससे इसकी सांसें छीन ली थी। वो कितना रोया, कितना तड़पा सिद्दीक की मौत का सुनकर। कितनी तकलीफ सही थी इसने इस दिन से। वो एक भी रात सुकून से सोया नहीं पाया। और आज तारिक और ताहिर ने इसे ये बताया कि पाशा कहाँ है। इसने इन्हें ये नहीं बताया था कि वो पाशा को जान से मार देना चाहता है, क्योंकि वो जानता था कि पाशा गलत काम करता है। वो गलत कामों में मलबूस है। वो बच्चों को किडनैप करके इन बच्चों के हाथ पैर काट कर इन्हें भीख मांगने पर मजबूर कर देता है। ये इसका पेशा है। पुलिस इसके बारे में सारी मालूमात रखते हुए भी इसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाती थी। ऐसे कामों के लिए इन्हें दरक जैसे लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। इन लोगों ने खुद दरक को यहाँ पर भेज कर इससे पाशा के लिए काम करने पर मनाया था, ताकि वो पाशा की काम की सारी इन्फॉर्मेशन इन्हें बर वक्त देता रहे। यही वजह थी कि इन लोगों ने इसे बादशाह के पाशा में सब कुछ बता दिया। इसके अलावा कोई नहीं जानता था कि पाशा इस वक्त मिस्र में रहता है, जबकि वो अपने आदमियों को दुबई में भेज चुका था अपने वाहिद दुश्मन सिद्दीक की बेटी को जान से मारने के लिए। मासूमा को बचाने के लिए यारम काज़मी ही काफ़ी था। इसे यकीन था वो मासूमा को कुछ नहीं होने देगा। मासूमा को लेकर वो किसी भी परेशानी का शिकार नहीं था। इसे बस अपनी परी की टेंशन थी। वो इन लोगों का चकमा देता वहीं अंदर जम कर गया, जबकि वो दोनों ही उसे ढूंढने में लग चुके थे। इन हट्टे खट्टे बॉडी गार्ड्स को एक बार में ख़त्म करना दरक के लिए कोई आसान नहीं था। इन दोनों को अलग अलग होना बेहद ज़रूरी था। इसे इन दोनों को अकेले अकेले मारना था। एक एक करके इनमें से एक हबशी इसको ढूंढता हुआ इसके आगे की जानिब आया तो इसे अकेला देखते ही दरक ने इस पर हमला कर दिया। इसके एक ही पंच से वो करहा कर ज़मीन पर गिरने ही वाला था कि दरक ने इसके मुंह पर हाथ रखते हुए अपनी 2 उंगलियों को सांप की शक्ल देखकर इसकी गर्दन के अंदर घुसेड़ दिया। इसके बेहोश होते ही वो इसे ज़मीन पर धक्का देता बाहर निकल गया। अब दूसरे को इसके अंजाम तक पहुंचाना इसके लिए हरगिज़ मुश्किल नहीं था। इसके सामने आते ही दरक ने एक टांग फिजा में लहराते इसके गर्दन के बीचों बीच वार किया और लम्हे में ज़मीन पर ढेर हो चुका था। इनका शोर सुनकर वो आदमी तेज़ी से बाहर निकला। इसे पहचानने में से 1 सेकंड नहीं लगा। इस अनजान को यहाँ देखकर वो समझ गया वो यकीनन वो इसकी मौत का सामान लेकर आया है। अपने हाथ में मौजूद पिस्तौल से वार करते हुए वो दरक के कंधे को जख्मी कर चुका था। दरक इस तकलीफ को सहते हुए अगले ही लम्हे अपनी जेब से पाउडर निकालते हुए इसके ऊपर फेंक डाला। राकेश तेजी से उसके पीछे अंदर दाखिल होते हुए इसके आदमी को गिरने से पहले ही थाम चुका था। तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ? वो उसके चेहरे पर जख्मों को देखते हुए परेशानी से बोला। वो जब से एयरपोर्ट से इसके साथ यहाँ आया था मुसलसल इसके चेहरे पर मौजूद जख्मों को दिख रहा था, लेकिन अब इसके जख्म और ज़्यादा हो चुके थे। गोली इसके कंधे पर लग चुकी थी, लेकिन इसने गोली को ज़्यादा असर नहीं लिया, क्योंकि इसके असर लेने से वो अपने मकसद से पीछे हट सकता था। अब सिद्दीक के लिए वो इतनी तकलीफ तो सह ही सकता था, जबकि इसके चेहरे का नक्शा मासूमा ने मुक्का मार कर बिगाड़ा था। साली साहिबा की करम नवाजी है, उठाओ इसे, जल्दी दुबई पहुंचना है मुझे, मेरे भांजे की जान बचानी है। वैसे अपने आप पीछे आने का इशारा करते तेज़ी से बाहर निकल गया था। इसे हैरत होती हुई थी, इतना बड़ा गुनहगार सिर्फ 2 बॉडीगार्ड्स के सहारे यहाँ पर छुप कर बैठा था।
सो नॉवल कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।